अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी मुज़म्मिल हनीफ। बेसिकली थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं क्योंकि काफ़ी सारे ग्रुप्स में हमने ये लिंक शेयर की थी इस क्लास की। माई सेल्फ मुज़म्मिल हनीफ एंड आई ओन दिस इंस्टीट्यूट द ट्रेड स्कूल में इसको जो है ना ऑन करता हूँ, और हम तकरीबन 2019 से ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट्स के अंदर कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। पाकिस्तान से जो लोग स्टॉक मार्केट से वाबस्ते हैं उन्होंने इतना ज़्यादा नहीं सुना हो। मार्केटिंग हमने यार नहीं की अपनी इतनी, क्योंकि आती नहीं थी। और मैं खुद बाय प्रोफेशन सीए और एससीसीए फाइनलिस्ट हूँ। तो इस वजह से जो है ना आप लोगों को मार्केटिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारे पास लैकिंग नज़र आई होगी, जिसकी वजह से जो है ना हमें मार्केट में इतना ज़्यादा नहीं आप लोगों को सुनाई दिया होगा हमारे बारे में। बट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें अचीव की हैं, फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रांग बनाई है। और मोस्टली मेरा जो ट्रेडिंग साइड से जो रेवेन्यू आ रहा है या जो क्लाइंटेल है ना वो यूएस से ज़्यादा है, यूएस स्टॉक मार्केट से ज़्यादा है। तो फिर इसी वजह से जो है ना फोकस भी यूएस पे, और आपको पता है टाइमिंग की वजह से जो है ना होता ये है कि मोस्टली आप दिन में सो रहे होते हैं और रात में काम कर रहे होते हैं। तो आपको पता है डॉलराइज हुई हुई है इनकम, और आजकल तो चल ही यही रहा है कि आप अपनी इनकम को डॉलराइज करो, वरना मार्केट के अंदर या आप मार्केट के आप रियल लाइफ के अंदर भी जो है ना सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो इस वजह से जो है ना ज़्यादातर मोस्टली यूएस के अंदर ही काम कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अच्छा, आज की जो वीडियो का जो टॉपिक है ना वो है हमारा वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, ठीक है ना। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस है, और इसको जो है ना हम डिटेल के अंदर जो ना आज देखेंगे। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा आज, आपको मतलब इवन इंशाल्लाह आपको ये समझ में आ जाएगा कि वॉल्यूम है क्या, और ये वॉल्यूम किस तरीके से जो है ना मतलब ड्राइव कर रहा है मार्केट को। क्योंकि देखो वॉल्यूम ही जो है ना सब कुछ है। और मैं इस चीज़ पे मुझे लगता है कि आप लोगों ने काफ़ी कोशिश की होगी, लेकिन यार ये समझ नहीं आता, क्योंकि 1 से 2 ढाई साल पहले जब मैंने वॉल्यूम्स को रीड करना स्टार्ट किया था तो मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ ली थी इस पे। और जो ना विलियम्स जो ना उसकी टॉम विलियम्स की भी रीड की थी, अपना गैविन हॉम्स की भी रीड की थी बुक इस पे मैंने। जो इसका मतलब जहाँ से इसका नाम आता है, लाइक हम कह सकते हैं कि विकॉफ, ठीक है ना, जिसका मतलब अल्टीमेट जो इसका फाउंडर है उसकी भी मैंने बुक्स को जो रीड किया। अच्छा, उससे पहले भी एक बंदा है हॉल नाम से, और उसकी बुक आपको मिलेगी 1930 1898 के अंदर आई थिंक उसकी बुक पब्लिश हुई है। अब आप एक चीज़ खुद अंदाज़ा लगाओ कि 1898 में एक बंदे ने बुक लिखी है, तो तकरीबन 28 से 30 साल का एक्सपीरियंस तो उसका होगा, तभी वो बुक लिखने के लिए जो है ना मतलब एलिजिबल हुआ और उसको लिखा और पब्लिश किया। तो इसी का जो है ना थोड़ा सा ये जो हॉल की बुक थी इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन जो है ना विकॉफ्स ने किया, ठीक है ना। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट जाते हैं, उसके बाद इसने फिर टॉम विलियम्स ने इस पे काम किया, ठीक है ना। और उसके बाद जो है ना गैविन हॉम्स ने इस पे काम किया। तो आज हम पढ़ रहे हैं वो टॉम विलियम्स का जो है ना वीएस है, ठीक है ना। टॉम विलियम्स से ये जो है ना वो हुआ है। मैं इसका थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैकेनिज्म और डायनामिक्स सेंटिमेंट्स वही हैं जो आज से 150 साल पहले थे। मतलब जिस तरीके से 150 साल पहले बैक चले जाते हैं हम 1870s और 1875 में, जिस तरीके से मार्केट के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ किया जा रहा था ना वो अभी भी ऐसा ही किया जा रहा है। जस्ट जो है ना टूल्स अभी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, लेकिन उस टाइम पे जो है ना ये होता नहीं था। तो स्मार्ट मनी इसको हम अक्सर कहते हैं कि ये स्मार्ट मनी का को आइडेंटिफाई करने का या स्मार्ट मनी के थ्रू ट्रेड करने का मेथड है। इससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि स्मार्ट मनी कहाँ पे जो है ना मतलब मूव कर रही है, कहाँ पे अपना जो है ना वो कर रही है। तो इसको इंशाल्लाह मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना इसमें नोट्स भी बनाए हैं पर्सनल खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। काफ़ी डेटा भी मैंने इस पे जमा किया, बुक्स वगैरह भी हैं इस पे, आप लोग उसको भी जो है ना रीड कीजिएगा इंशाल्लाह। वैसे तो ट्रेड गाइडर जो है ना ये सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करते हैं इसका, जिससे आप वीएसए में हेल्प आउट हो सकती है। बट आई डोंट थिंक सो कि अनलेस अनटिल आपके अकाउंट्स में मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट ना हो तो आप इसको परचेज करने की तरफ जाएं, क्योंकि बहुत सारे एडवांस सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। बट ये कि ये आपकी इन जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है ना उसके अंदर चार चांद लगा देगा। अच्छा, अब देखो जब आप ट्रेडिंग करने के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो ना, जब आप ट्रेडिंग करने के लिए अपनी जर्नी लेट सपोज आपने स्टार्ट की, और इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट
के आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काम करते हो, या आप यूएस स्टॉक मार्केट में काम करते हो, या फॉरेक्स के अंदर कमोडिटीज में काम कर रहे हो, या करेंसीज में काम कर रहे हो, और या तो फिर आप जो है ना अपना उसके अंदर काम कर रहे हो, हम क्या कहते हैं, ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, सिडनी स्टॉक एक्सचेंज में, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहे हो, तो इस चीज़ से जो है ना मैटर नहीं करता। ये हर मार्केट में परफेक्टली काम करती हैं और हर टाइम फ्रेम में काम करता है। VSA 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और हम इसको 1 आवर, 1 वीक, 4 आवर, 1 डे, 1 मंथ, हर टाइम फ्रेम में आपको जो है ना इस पे सारी चीज़ें, मतलब इसकी एनालिसिस आपको मिलेगी और परफेक्शन भी मिलेगी। ठीक है। अच्छा, ट्रेडिंग करने के लिए ना देखें, आपने आपको दो टूल्स पे जो है ना एक्सेस होना चाहिए। ठीक है ना, दो टूल्स, या क्रिप्टो में भी काफ़ी अच्छी वर्क करती है, जहाँ पे आपको वॉल्यूम मिलेगा क्रिप्टो में भी वो ये करेगी। ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसके अंदर आपको हम आपके जो क्वेश्चंस है ना वो एंड में ले लेंगे। ठीक है, सारे हम उसको एंड में, जितने भी होंगे हम एंड के अंदर उसको एड्रेस करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास सवाल क्या पैदा होता है, जब आप ट्रेडिंग करने के लिए स्टार्ट करते हैं ना अपनी जर्नी, तो आपको दो चीज़ों पे आपका हाथ सेट होना चाहिए। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है ना, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, और दूसरा होता है फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है ना। अब देखें, ये फाइनेंशियल और टेक्निकल का कोई डिफरेंस मैं आपको नहीं बता रहा, जस्ट जो है ना ये इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। वैसे इसका लिटरली मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा, आप लाजमी देखना। तो टेक्निकल एनालिसिस और फाइनेंशियल एनालिसिस जो है ना काफ़ी मतलब अच्छे टूल जो आपको ट्रेडिंग सिखाते हैं स्टॉक मार्केट में, मतलब ट्रेडिंग आप इनके थ्रू कर सकते हो। ठीक है। अब बाय प्रोफेशन आई एम सी एन SCCA फाइनलिस्ट, तो इस वजह से जो ना फाइनेंशियल्स मेरे काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, टेक्निकल्स पे काफ़ी वर्क किया, और ऑलमोस्ट 2019 से तो हम ट्रेड स्कूल की जो है ना इंस्टीट्यूट को रन कर रहे हैं, और उसके वैसे भी हम काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मार्केट में मतलब काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। 2016 से मैं पर्सनली खुद ट्रेड कर रहा हूँ। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ना आपको दो चीज़ों पे आपका हाथ जो है ना मतलब सेट होना चाहिए, दो चीज़ें आपको आनी चाहिए होती, एक होता है प्राइस, दूसरा होता है वॉल्यूम। देखो, जब आप ट्रेडिंग करने जाते हो ना, तो आपको आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, क्योंकि देखें हम इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे ट्रेड करते हैं। ठीक है ना, हम इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे ट्रेड करते हैं, तो हमें अगर इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अब वो इन्फॉर्मेशन कहीं से भी मिल सकती है। वो चाहे तो इन्फॉर्मेशन हमें किसी ग्रुप से मिल सकती है कि आवाज़ आई है, आपने अक्सर ये सुना होगा कि आवाज़ आई है, वो आवाज़ भी कहीं से भी आ सकती है, तो वो भी एक इन्फॉर्मेशन कहलाती है। ऑल दो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन की रिलायबिलिटी पे काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है कि ये इन्फॉर्मेशन रिलायबल भी है या नहीं है, बट ये है कि हमें एक आवाज आती है कि आवाज आई है। ठीक है ना, वो इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन आपको चार्ट से भी मिल सकती है, आपने चार्ट्स को रीड किया, जिसको हम प्राइस एक्शन रीडिंग कहते हैं, और प्राइस का बिहेवियर को आपने लर्न किया और आप सीख गए। ठीक है ना, तो आपने मोस्टली जो ट्रेडर है ना वो इधर ही रिवॉल्व कर रहा होता है, मोस्टली प्राइस की तरफ ही आपको वो नजर आएगा। ठीक है ना। अब अगर हम प्राइस की बात करें ना, तो 50% इंफॉर्मेशन आपको प्राइस से मिलती है, 50% आपको इंफॉर्मेशन जो है ना आपको वॉल्यूम से मिलती है, तब जाके ये आपका 100% बनता है, जिसकी बेसिस पे आप अपनी कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हो। और ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपकी या मेथाडोलॉजी जो है ना, ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर ना 40 to 50% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। रिमेनिंग जो है ना आपका रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकी और साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर 50% प्राइस एक्शन से इंफॉर्मेशन मिल रही है और 50% हमें वॉल्यूम से मिली। अब प्राइस एक्शन के अंदर हमने जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, ट्रेंड एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब अगर हम जीरो से एडवांस लेवल तक चले जाए ना, तो सब कुछ इसमें आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया, फिबोनाची को यूज कर लिया, आपने एलियट वेव का यूज कर लिया, आपने जो है ना चार्ट पैटर्न्स को पढ़ लिया, आपने टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो है ना कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पढ़ लिया, आपने इसके अंदर क्या किया आपने इसके अंदर जो है ना हार्मोनिक्स को पढ़ लिया, आपने इसके अंदर मतलब सारी चीजें A to Z आपने इसमें पढ़ ली, तो वो आपकी 50% इंफॉर्मेशन बनती है। तो अब आप सोचें कि अभी 50% इंफॉर्मेशन के लेस ही आप ट्रेड कर रहे थे, मतलब 50% इंफॉर्मेशन आपकी थी नहीं, मतलब आप परफेक्ट टेक्निकल एनालिस्ट बन जाते हैं जिसको प्राइस एक्शन आती है, वॉल्यूम उसको नहीं आता, तो समझे आपका 100% में से 50% के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और वो 50% वैसे भी 40 to 50% है आपका ओवरऑल ट्रेडिंग उसका, क्योंकि बाकी रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी आ जाती है। तो अब वॉल्यूम हमें क्या बताता है, वॉल्यूम हमें बताता है कि भाई जो बिग ट्रेडर्स हैं, या हम जिन्हें
बिग फिशेस भी कहते हैं, जिन्हें हम स्मार्ट मनी भी कहते हैं, उनकी एक्टिविटी को रीड करने का या उनकी एक्टिविटी को जो है ना उनके फुटप्रिंट्स को रीड करने का जो मेथड अवेलेबल है ना, वो वॉल्यूम्स है। दिस इज द अल्टीमेट टूल अवेलेबल फॉर इन्वेस्टर्स के, आप फॉर ट्रेडर्स के, आपके पास इसके बाद कोई टूल और मिलेगा नहीं आपको, जस्ट यही टूल मिलेगा वॉल्यूम्स का, जो क्या कहलाता है, वॉल्यूम्स कहलाता है। ठीक है। अब वॉल्यूम को रीड करने के ना डिफरेंट मेथड्स होते हैं, वॉल्यूम को रीड करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे वीएसए को रीड कर सकते हैं। वीएसए क्या कहलाता है? वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। ठीक है ना, वॉल्यूम क्या कहलाता है? वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। इसमें आपका जो है ना वो ऑर्डर ब्लॉक्स भी आ जाते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर आपका लेवल 2 का डेटा आ जाता है, ऑर्डर बुक आ जाती है। ठीक है ना, इसके अंदर मतलब काफी सारी चीजें आ जाती हैं, और ये डायरेक्टली जो है ना मार्केट के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं, और इट इज द लीडिंग इंडिकेटर। इंडिकेटर तो हम इसको नहीं कहेंगे, इट इज द लीडिंग। वॉल्यूम क्या है? एक लीडिंग है। लीडिंग जो है ना एक सब्सटेंस है जो आपको मार्केट के अंदर लीड करता है, ये आपको बताता है कि प्राइस कहाँ मूव होगी, प्राइस कहाँ मूव नहीं होगी। ठीक है ना, और इससे बेटर जो है ना मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर मैंने नहीं देखा कि वॉल्यूम से बेटर कोई चीज हमें बता सके। ठीक है, इसके अंदर आज की जो है ना हम इसके अंदर थोड़ी सी फाउंडेशन बनाएंगे, क्योंकि हमें वॉल्यूम समझ में आना चाहिए, और बिना वीएसए के, मतलब बिना वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के भी जो है ना आप लोग अपनी प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग में वॉल्यूम्स को ऐड करना इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद सीख जाएंगे, कि आपको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि फेक आउट्स कहाँ पे हो रहे हैं, रियल ब्रेकआउट्स कहाँ पर है, स्मार्ट मनी ने कहाँ पर एंट्री ले ली, स्मार्ट मनी कहाँ पर जो है ना बाइंग कर रही है, और कहाँ पर जो है ना वो सेलिंग कर रही है। इंशाल्लाह ये सारी चीजें कोशिश होगी कि आप इसी वीडियो में सीख जाएं। ठीक है, अब हमारे पास एक सवाल ये पैदा होता है कि सर आप बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हो जिसको जो कहलाता है स्मार्ट मनी। ठीक है ना, स्मार्ट मनी। अब ये स्मार्ट मनी क्या है? ठीक है, देखें, ये स्मार्ट मनी जो है ना इट इज अ ग्रुप ऑफ सिंडिकेट ट्रेडर्स। ठीक है ना, सिंडिकेट ट्रेडर। सिंडिकेट वर्ड किस, सिंडिकेट का मतलब ये है कि बहुत, मतलब एक जियांट आप उनको कह सकते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत बड़ी इक्विटी है, बहुत एक्सपीरियंस उनके पास है, वो जो है ना उन ट्रेडर्स का ग्रुप। ठीक है ना, उन ट्रेडर्स का ग्रुप को जो है ना हम स्मार्ट मनी कहते हैं। इसके अंदर जो है ना आपके हेज फंड एंड म्यूचुअल फंड के जो है ना मैनेजर्स आ जाते हैं, उनके जो है ना टॉप सी पोजीशंस होल्डर्स आ जाते हैं, जो इनके होते हैं, वो जो है ना इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं स्मार्ट मनी के जो है ना ब्लॉक के अंदर। इसके अंदर जो है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है, वो जो फाइनेंशियल सेक्टर से जिनका डायरेक्ट रिलेशन होता है, वो जो है ना यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में मिलेंगे आपको। और यहाँ पे जो है ना आप और मैं भी आ सकते हैं, अनलेस या अनटिल हम इसको सीख ना लें। ठीक है ना, अच्छा, ये सारे बंदे मिलके ना, ये सारे बंदे मिलके जो ट्रेडिंग वर्ल्ड का ना, जो ट्रेडिंग जितनी भी दुनिया में हो रही है ना उसका 10% कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो 10% है, और ये 10% ना पूरी मार्केट को घुमा के रख देते हैं। ये 10 to 15% बंदे मार्केट को घुमा के रख देते हैं। एक सेकंड कॉन्सेप्ट बुक्स में जो है ना विलियम्स और टॉम विलियम्स और जो है ना इसने विकॉफ्स ने यूज किया है, जिसको हम कहते हैं हर्ड। इसका मतलब क्या है? भेड़ बकरियां। ठीक है ना, भेड़ बकरियां। ये क्या है? ये रिटेल ट्रेडर्स हैं। मोस्टली ये रिटेल ट्रेडर्स हैं। इसमें कुछ जो है ना छोटे म्यूचुअल फंड्स और हेज फंड के मैनेजर्स भी आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली ये रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है ना, ये 90% कंट्रीब्यूट करते हैं मार्केट के अंदर। मतलब ये कि अगर ये 90% लोग मोस्टली ये लॉस के अंदर होते हैं, ये 90% लोग मोस्टली लॉस में होते हैं, और ये 10% मोस्टली जो है ना प्रॉफिट लेके जाते हैं। ये मार्केट मूवर्स होते हैं, ये मार्केट को मूव कर देते हैं। ठीक है ना, ये मार्केट को सारा का सारा जो है ना घुमा के रख देते हैं। तो ये जो है ना दो टर्मिनोलॉजी काफी ज्यादा यूज होती है, एक स्मार्ट मनी और एक जो है ना हर्ड। हम अभी राइट नाउ हम हर्ड है, ठीक है ना, हम भेड़ बकरियां हैं, और ये स्मार्ट मनी आप इसको खेलेंगे, ये जो है ना वोल्फ है। ठीक है ना, ये क्या है? वोल्फ हैं, और अपना प्रेडिटर्स हैं, जो मतलब लाइक शिकारी हैं, ये जो है ना हमारा शिकार करने के लिए ये रेडी रहते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है ना एक सिंपल सा क्या था कि स्मार्ट मनी का जो है ना वो कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है ना, अच्छा, अब देखें, अब अगर हम बात करते हैं ना वॉल्यूम की, अब अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम जो है ना वो डायरेक्ट एक्टिविटी शो करता है मार्केट के अंदर।
नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो ली जाती हैं, नंबर ऑफ ट्रेड्स जो ना स्टॉक मार्केट में की जाती हैं इसमें। इसमें अभी हम आगे काफ़ी सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे और आप लोगों के इंशाल्लाह सवाल इसी में कवर होते जाएंगे। तो वॉल्यूम क्या है, वो एक्टिविटी शो करता है जो हम स्टॉक मार्केट में देखते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम की वजह से ही मार्केट मूव करती है, जो मार्केट मूव करती है ना उसका रीजन क्या होता है, वो होता है वॉल्यूम, ठीक है ना। वो किस तरीके से होता है, लेट सपोज आपने देखा होगा कि हमेशा बिड एंड आस्क की जो है ना दो प्राइस आ रही होती हैं। अब लेट सपोज अगर हम बात करें कि कोई टेस्ला कंपनी का शेयर है या लकी सीमेंट का शेयर है जो 500 रुपये पे अवेलेबल है, तो बिड चल रही है 500 की, आस्क चल रही है 520 की। अब अगर ये दोनों हिले ही नहीं अपनी जगह से ना, तो ट्रांजेक्शन नहीं होगी, और ट्रांजेक्शन नहीं होगी तो वॉल्यूम नहीं जनरेट होगा, और वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा ना तो शेयर प्राइस वहीं रहेगी, ठीक है ना। अक्सर हमने वॉल्यूम को हम एज अ जो है ना टूल यूज करते हैं, ताकि हमने, आप देखो सबसे पहला बेसिक टूल तो आप वॉल्यूम ही देखते हो ना। आप क्या करते हो, सबसे पहले फिल्टर लगाते हो वॉल्यूम, यार जिस भी स्टॉक का वॉल्यूम लास्ट 3 मंथ्स का एवरेज वॉल्यूम डेली का 5 लाख से ज्यादा है वो मुझे हाईलाइट कर दो। आपको पूरे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 70-75 स्टॉक्स मिल जाते हैं, फिर आप उन पे प्राइस एक्शन कर रहे होते हो। मतलब आप सेलेक्ट तो स्टॉक्स को वॉल्यूम की बेसिस पे कर रहे हो, बट आगे का आपको नहीं कर रहे, आगे की चीजें आप वॉल्यूम की बेसिस पे नहीं लेके चल रहे। तो वॉल्यूम जो है ना डायरेक्ट एक्टिविटी शो करता है, तो इसी वजह से जो है ना अक्सर स्टूडेंट ने, एक दो ने मुझसे सवाल किया था कि सर स्मार्ट मनी को ट्रैप करने, स्मार्ट मनी को जो है ना, सॉरी ट्रैप हम तो नहीं कर सकते, स्मार्ट मनी के ट्रैप को आइडेंटिफाई करने में या स्मार्ट मनी के मूव को पकड़ने के लिए हम वॉल्यूम ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम की बेसिस पे ही जो है ना ये मार्केट को मूव किया जाता है, और जब तक ये बाय सेल नहीं करेंगे तो वॉल्यूम आएगा भी नहीं अपना, ठीक है ना। असल वॉल्यूम आ ही तब रहा है जब बाय सेल हो रही है मार्केट के अंदर, ठीक है ना। यार आप लोग अपने वीडियो कैमरास को जो ना यार काइंडली ऑफ कर दें, इससे काफी डिस्ट्रैक्शन हो रही है। तो जब तक वॉल्यूम नहीं आएगा, आपको आइडिया है कि मार्केट के अंदर जो है ना एक्टिविटी नहीं होगी, और तो इस एक्टिविटी से ही जो है ना आप लोग क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो स्मार्ट मनी के मूव को। लेकिन स्मार्ट मनी कभी भी नहीं चाहती कि वो जो है ना मार्केट में आइडेंटिफाई हो, तो वो बहुत छुप के काम करते हैं, और जब वो अपना काम कर लेते हैं तब जो है ना वो मार्केट के अंदर जाके ना पूरी खलबली मचा देते हैं, और फिर हम जो है ना कह रहे होते हैं यार ये क्या हो गया। इसी वजह से हमारी स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। स्मार्ट मनी ही जो है ना इसका रीजन है स्टॉप लॉस हंटिंग का और ये सारी चीजें, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको ना एक डिफरेंट, एक नॉर्मली जो है ना एक सिंपल सी स्टोरी सुनाता हूँ, जिससे जो ना आपको वॉल्यूम समझ में आ जाएगा। आपको ना वॉल्यूम भी समझ में आ जाएगा कि मार्केट में वॉल्यूम किस तरीके से वर्क कर रहा है। और ये एग्जाम्पल जो है ना यार मैंने खुद ने ही सोच सोच के कि बच्चों को कैसे बताएं। ये दो एग्जाम्पल, एक तो मैंने बुक से रीड की जो मैं इसके बाद बताऊंगा, ये वाली जो है ना एग्जाम्पल मेरी खुद की थी, मैंने खुद ने बनाई है। तो इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा सुनने में, और आपको वॉल्यूम की कहानी समझ में आ जाएगी, आपको प्राइस समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। आप समझ जाओगे कि प्राइस किस तरीके से मूव करती है। अच्छा देखो, अभी हम कंसिडर क्या करते हैं, ये जो जितनी भी आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना, ये वाली, ये जितनी भी आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना, इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये जो है ना एक बैटल ग्राउंड है, ठीक है ना। ये क्या है, एक बैटल ग्राउंड है, एक जंग का मैदान है, सही है ना। अच्छा, इस बैटल ग्राउंड के अंदर ना हमारे पास दो आर्मी ट्रूप्स अवेलेबल हैं। मतलब यहाँ पे जो जंग चल रही है ना वो दो कंट्रीज के बीच में चल रही है, और उन कंट्रीज का जो है ना जो आर्मीज है ना, उन आर्मीज का एक आर्मी का नाम है रेड आर्मी, ठीक है ना, और एक आर्मी है हमारे पास उसका नाम है ग्रीन आर्मी, ठीक है। एक आर्मी का क्या नाम है, रेड आर्मी नाम है, और एक आर्मी का नाम है ग्रीन आर्मी। इससे जो है ना आपको इनशाला आप मैकेनिज्म समझ जाओगे कि कब सपोर्ट ब्रेक होती है, कब ट्रैप होता है मार्केट में, कब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, उसके पीछे मैकेनिज्म क्या होता है, इनशाला ये आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। अच्छा, अब रेड आर्मी और ग्रीन आर्मी जो है ना एक ग्राउंड के अंदर है, और ये बैटल चल रही है, और ये बैटल समझो आप कंसिडर करें ये जिंदगी भर चलती रहती है बैटल, ये चल रही है, ठीक है ना। कभी रेड आर्मी डोमिनेट कर रही होती है, कभी ग्रीन आर्मी डोमिनेट कर रही होती है। अच्छा, अब हम इसके अंदर जो है ना हम कंसिडर करते हैं कि ये जो डॉट्स है ना, ये डॉट्स, ये ट्रूप्स हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 5 रेड आर्मी के ट्रूप्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। और 5 ट्रूप्स अवेलेबल हैं, और एक ट्रूप जिसको हम बटालियन भी कहते हैं, जिसे ना, और एक ट्रूप के अंदर जो है ना आप कंसिडर कर लें कि 10,000 फौजी हैं, 10,000 सिपाही हैं, ठीक है ना। ये ट्रूप्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। और इसी तरीके से ये जो ग्रीन वाले हैं ना, ये ग्रीन वाले क्या हैं, ये भी ग्रीन आर्मी के ट्रूप्स हैं, और ये भी सेम क्वांटिटी जो है ना वो ये कर रहे हैं, ठीक है ना, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक जो ट्रूप है
ये जो एक ट्रूप है ये बराबर है, ठीक है ना, किसने, 10,000 सोल्जर्स के। अच्छा, अब आप लोगों की थोड़ी सी मुझे जो है ना कंट्रीब्यूशन पार्टिसिपेशन चाहिए होगी इसके अंदर, मुझे आप लोग बताइएगा। अब लेट सपोज एक ये एरिया है, और ये एक एरिया है, कोई भी एरिया आप इसको कंसिडर करें, जैसे कि लेट सपोज ये एक एरिया है, ये रहा एरिया, ठीक है ना, ये एक एरिया है। इस एरिया के ऊपर यहाँ पर जो है ना, ये जो लाइन है ना, ये जो एरिया है, ये इसके ऊपर वाला जितना भी एरिया है ना, ये वाला जितना भी है, ये रेड आर्मी का एरिया कहलाता है, और नीचे वाला जो ना ग्रीन आर्मी का एरिया कहलाता है। ठीक है, ये वाला कौन सा, ग्रीन आर्मी का एरिया कहलाता है। जंग इनों की ये है कि एक दूसरे के जो ना वो एरिया को फाइंड कब पे कब्जा करना है, ठीक है ना, एक दूसरे के जो है ना वो जगह पे कब्जा करना है और अपनी टेरिटरीज को जो है ना वो इंक्रीज करना है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब एक सिंपल सी हम बात करते हैं इस पॉइंट पे, ये मतलब ये जो पूरा ग्राफ, ये जो पूरी लाइन बनी हुई है ना, ये पूरा एक एरिया है और ऊपर रेड आर्मी का कंट्रोल है, नीचे ग्रीन आर्मी का कंट्रोल है। अब मुझे एक एग्जाम्पल दो आप, यहाँ पर रेड आर्मी के 5 ट्रूप्स अवेलेबल हैं, ठीक है, यहाँ पे रेड आर्मी के 5 ट्रूप्स हैं। अब ग्रीन आर्मी इस वाली लाइन को ऊपर शिफ्ट करना चाहती है ना, क्योंकि ये ग्रीन इसको यहाँ पे शिफ्ट करना चाहती है ताकि ये वाला एरिया वो अपने अंडर में कर ले, ग्रीन आर्मी ये चाहती है, ठीक है ना। और रेड आर्मी क्या चाहती है कि ये जो ना ये वाली लाइन को मैं नीचे की तरफ क्रॉस कर दूं और ये ग्रीन आर्मी का एरिया ले लूं, ये मेरी टेरिटरी का हिस्सा बन जाए। लेकिन अगर हम बात करें, हम एक ये एरिया के ऊपर, ये एक बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर 5 ट्रूप्स हैं रेड आर्मी के। अब मुझे बताओ ग्रीन आर्मी यहाँ पर कितने ट्रूप्स लेके जाए कि इनको हरा दे। मुझे एक सिंपल सी आप एग्जाम्पल दो कि ग्रीन आर्मी को कितना बड़ा चाहिए कि यहाँ पे ये हरा दे। अब जैसे बच्चों ने जवाब दिया है कि 10 हो, 6 हो, ठीक है ना, तो बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, मोर देन 5 यहाँ पे। अब लेट सपोज अगर हम यहाँ पे 6 ट्रूप्स ले जाते हैं ग्रीन आर्मी के, यहाँ पे 6 ट्रूप्स ग्रीन आर्मी के चले जाते हैं, तो वो इजीली उनको जो है ना वो हरा सकते हैं, इस जंग के अंदर इजीली हरा सकते हैं और ये पूरा एरिया एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पे 5 ट्रूप्स ले जाता, अगर ग्रीन आर्मी यहाँ पर 5 ट्रूप्स लेके जाती है अपने, तो क्या होता, मुझे बताना आप लोग। अगर ये 5 होते, 6 की जगह ये 5 होते, तो क्या होना था, तो कुछ भी नहीं होना था, जंग बराबर चलनी थी, बिल्कुल। जो ना वापसी नहीं हम कह सकते हैं कि ना वो उनके एरिया को धकेल पा रहे हैं, ना वो पीछे वाले आगे ले जा पा रहे हैं, ना आगे वाले पीछे, मतलब बैलेंस चल रही है, कंडीशन बैलेंस है, ठीक है ना। अब लेट सपोज यहाँ पे क्या किया ग्रीन आर्मी ने, इनके पूरे जो है ना अपना एरिया को, पूरे एरिया को टेक ओवर कर लिया और इस पोजीशन पे आके इन्होंने ये ट्रूप्स को हरा दिया। और जो है ना ट्रूप्स को हराने के बाद ये एरिया वो अपने अंडर में कवर कर गए, ये ग्रीन एरिया का, ग्रीन आर्मी का एरिया में आ गया, ये वाला हिस्सा पूरा ग्रीन एरिया के, सॉरी ग्रीन आर्मी के अंडर में आ गया। इन्होंने क्योंकि यहाँ पे बैठाए, यहाँ पे 5 ट्रूप्स को उनके शिकस्त दी और यहाँ पर उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए 3 ट्रूप्स और बढ़ा दिए, मतलब 9 ट्रूप्स यहाँ पर आ गए। अब आप मुझे बात बताओ कि अगर ये ग्रीन आर्मी, रेड आर्मी इसको वापस एरिया को अपने अंडर में लेना चाहती है, तो वो यहाँ पे कितने ट्रूप्स लेके आएगी, तो वो यहाँ पर कितने ट्रूप्स लेकर आएगी इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे 9 ट्रूप्स जो है ना इनके अवेलेबल हैं, तो वही वाली बात, 9 से ज्यादा, ठीक है ना, 9 से ज्यादा लेकर आएगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे रेड आर्मी क्या करती है, रेड आर्मी यहाँ पर एक एक गेम करती है, रेड आर्मी यहाँ पर एक गेम करती है। वो गेम क्या है, वो गेम ये है कि यहाँ पे वो 3 ट्रूप्स को ऐसे लेकर आती है, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर। अब ये रेड आर्मी देखती है कि जो है ना, सॉरी ग्रीन आर्मी देखती है कि यार ये एरिया में बंदे इनके काफी ज्यादा कम है, और यहाँ पे क्या करते हैं, ये जल्दी से यहाँ पे अपने ट्रूप्स को ऊपर लेके जाते हैं, इनको भी शिकस्त देते हैं, इनको भी शिकस्त देते हैं, इनको भी शिकस्त देते हैं, और ये अपना एरिया यहाँ तक शिफ्ट कर देते हैं। अब हम पीछे की तरफ जाते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पे ना, इस पॉइंट पे एक पूरी की पूरी बेस है, पूरी की पूरी बेस है रेड आर्मी की, यहाँ पर बेस है, और यहाँ पे आप कंसिडर कर लें 100+ ट्रूप्स अवेलेबल हैं, और ये अपने बेस से काफी ज्यादा जो है ना आगे की तरफ आ चुके हैं, ये ग्रीन आर्मी काफी ज्यादा अपने बेस से आगे की तरफ आ चुकी है। तो अब इन्होंने क्या किया, ट्रैप किया, इन्होंने ट्रैप किया, और ये 9 के 9 ट्रूप्स को इधर आगे की तरफ लेकर आए, ये 9 के 9 ट्रूप्स यहाँ पर आए, और यहाँ पे इनका 100+ का ट्रूप्स अवेलेबल था, और उन्होंने एकदम यहाँ पर अटैक किया, और इमीडिएटली क्या किया इन्होंने, अपना एरिया जो यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर दिया। मतलब अगर हम आगे की सिचुएशन इसकी देखें तो क्या हुआ,
आगे की सिचुएशन अगर हम देखें तो आर्मी ने क्या किया, इस वाली ने एरिया ऐसे जाते जाते यहाँ से फिर वो यहाँ तक लिया है। मतलब अब ये सारा एरिया जो ना रेड वालों के अंडर में आ गया, और ये ग्रीन आर्मी अपने याली लाइन से भी गई और बहुत ज्यादा नीचे की तरफ आ गई, ट्रैप हो गया, ठीक है ना। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, यहाँ पर भी कोई इनका भी बेस बना हुआ है। तो यहाँ पे फिर टाइट वाली जो है ना, यहाँ पे एक आपको बैटल नजर में आएगी, एक जंग नजर आएगी पूरी की पूरी। और इसी तरीके से जो है ना, फिर ये कभी ये ऊपर ले जाएंगे जहां पर इनके ट्रॉप्स कम हो गए, तो वो नीचे ले आएंगे ये ट्रूप्स, और ये इस तरीके से कहानी चलती रहेगी। अब हम थोड़ा सा ना कहानी के अंदर नाम को ना चेक, नाम जो है वो हम चेंज कर देते हैं। ये जो थी ना ग्रीन आर्मी, ये थे हमारे बायर्स। ये जो बैटल ग्राउंड था ना, ये क्या था, ये था हमारा प्राइस चार्ट, ठीक है ना। और ये जो रेड आर्मी क्या थी, ये सेलर्स थी, आप वैसे भी समझ गए होंगे, ठीक है ना। और ये जो ट्रूप्स थे ना, ये जो इनके ट्रूप्स थे, ये क्या कहलाते थे, ये ट्रूप्स कहलाते थे ऑर्डर ब्लॉक्स। ये क्या कहलाते थे, ऑर्डर ब्लॉक्स। ये ऑर्डर ब्लॉक्स कहलाते थे। ये ट्रूप्स जो है ना, वो ऑर्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ट्रूप्स क्या कर रहे हैं, ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होती थी कि हम ये सुनते थे कि यार, जैसे कि लेट सपोज हम पीछे की एग्जांपल में इधर आते हैं, हम ये सोच रहे थे कि काफी ज्यादा जो है ना वो मतलब रेड आर्मी यहाँ तक आ चुकी है, रेड आर्मी ने ग्रीन आर्मी का ये पूरा एरिया कवर करके यहाँ तक आ चुकी है। लेकिन हमने एकदम से हमारे पास जंग के अंदर एक ये अफवाह फैलाई जाती है कि बराबर अली कंट्री ने ना ग्रीन कंट्री को, ग्रीन आर्मी को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, और वो अपने बंदे भी भेज रहे हैं, अपने ट्रुप्स भी भेज रहे हैं। तो अब सोचो इनका क्या हाल होगा, रेड आर्मी वालों का। ये तो वेले ही बहुत ज्यादा अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे जो ना बहुत ज्यादा आप कह लो कि हलचल मच जाएगी कि यार उनको एक तो वैसी उनकी पावर इंक्रीज हो जाएगी, फिर ये क्या होगा, कुछ लोग यहाँ से बैकअप कर जाएंगे, कुछ लोग यहाँ से भाग जाएंगे, और ये फिर भागते भागते जो ना स्पीड के अंदर ग्रीन आर्मी जो है ना अपना वो अंडर ले लेगी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि रेड आर्मी की तरफ से किसी को जो है ना सपोर्ट मिल जाती है, किसी भी जो है ना कंट्री की, दूसरी कंट्री की। तो ये जो सपोर्ट मिल रही है ना, जिसमें इमीडिएटली एरिया शिफ्ट हो रहा है, ये न्यूज़ कहलाती है। ये क्या कहलाती है, न्यूज़ कहलाती है। तो मतलब हमारी इस पूरी कहानी में क्या था, हमारी पूरी कहानी में ये था कि ये जो जंग हो रही है ना, ये रियल में जंग हो रही है, ये बायर्स और सेलर की जंग है। ये लिटरली आपको मैं बताऊं, ये जंग कभी कभी तो इस हद तक बढ़ जाती है कि लोग एक दूसरे को जो है ना सुसाइड करने पे भी जो है ना आप लेकर आ जाते हैं, बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, इवन अपनी जिंदगी भर की इनकम जो है ना इस जंग के अंदर गवा देते हैं, जब सेलर्स और बायर्स की जो है ना आपस में जंग स्टार्ट होती है, जब इनका आपस में जो है ना लड़ाई स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से होता है, ठीक है ना। अब हमने क्या समझा, हमें पता क्या चला कि यार देखो, जब भी आपकी जो प्राइस है ना, वो तब तक शिफ्ट नहीं होगी जब तक सेम लेवल का जो ना बाय या सेल ऑर्डर नहीं मिल जाए। अब लेट सपोज अगर हमारी ये प्राइस है, ये 150 पर है, ठीक है ना। ये कोई भी एक्स वाई जेड, लेट सपोज पीएसओ का चार्ट है, ये पीएसओ का चार्ट है, ये जो है ना यहाँ पर, अब यहाँ पर सेल ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सेल ऑर्डर्स लगे हुए हैं, जैसे कि 1 मिलियन के, 10 मिलियन के सेल्स ऑर्डर हैं। अब जब तक बाय ऑर्डर में 10 मिलियन से प्लस ऑर्डर नहीं आएगा ना, तो ये एरिया शिफ्ट नहीं होगा, मतलब ब्रेकआउट नहीं होगा। तो एक चीज क्या पता चलेगी, ब्रेकआउट हमेशा हाई वॉल्यूम पे होगा। ब्रेकआउट कभी भी जो है ना लो वॉल्यूम पे नहीं होगा, ब्रेकआउट हमेशा हाई वॉल्यूम पे होता है, ठीक है ना। तो ब्रेकआउट क्या होता है, हाई वॉल्यूम पे अगर ब्रेकआउट जो है ना वो लो वॉल्यूम पे हो रहा है, तो अगेन आपके दिमाग में ये आर्मी ट्रूप्स वाली एग्जांपल आ जानी चाहिए, और आपको समझ जाना चाहिए ये ट्रैप हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं, ये पीछे आर्मी पीछे हट रही है, और यहाँ पे उनका बहुत बड़ी बेस है, और ये बेस क्या कहलाती है, ये बेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहलाती है। हमारी एग्जाम्पल में ये बेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहलाती हैं। तो ये क्या था, इससे ना आपको वॉल्यूम्स का समझ में आ जाएगा। मोस्टली जो ना वॉल्यूम ऑर्डर इस तरीके से चल रहे होते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल में आपको थोड़ा सा ना हम चीज़ों को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अब हमारा सवाल ये पैदा होता है कि सर मुझे कैसे पता चल रहा है कि यार ये जो आर्मी की जो जंग हो रही है, ठीक है ना, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि इस पॉइंट पे रेड आर्मी के 10 ट्रूप्स थे या ग्रीन आर्मी के 15 ट्रूप्स थे, अगर मैं बाई साइड से हूँ या ग्रीन आर्मी की साइड से हूँ या सेल आर्मी की साइड से हूँ। ये डिपेंड करता है मेरी महारत पे और मेरे लिंक्स पे, ठीक है ना। मेरे पास अगर इंफॉर्मेशन लीक होके आती है सामने दुश्मन पार्टी की तरफ से, तो मुझे पता चलता है कि जो है ना
वहां पर कितने जो ना ट्रूप्स अवेलेबल हैं, क्योंकि ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है। तो अक्सर क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है और अक्सर इन्फॉर्मेशन को लीक किया जाता है। जब लीक किया जाता है तो मतलब आपके साथ ट्रैप किया जाएगा, और जब लीक हो जाती है तो अब आपके साथ ट्रैप हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये जो आपका ब्रोकर है ना, ये जो आपका ब्रोकर है, इसके साथ जब बड़े ट्रेडर्स कनेक्ट होते हैं ना, जो स्मार्ट मनी होती है, देखो एग्जाम्पल सिंपल सी है, आपका कोई भी बिजनेस है, अगर आपकी मोहल्ले में शॉप है, ठीक है ना, मैं वहां पर शॉप पे डेली आता हूँ, 10-15 हज़ार की सामान लेता हूँ, ग्रॉसरी लेता हूँ, महीने का मैं उसको 2.5-3 लाख का रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा हूँ, ठीक है ना, महीने का 2.5-3 लाख का रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा हूँ। और एक बंदा है जो उसको दिन के अंदर 10-5 रुपए की चीज ले ली तो ले ली, अदरवाइज जो है ना कोई इतना मसला नहीं है। तो इससे क्या होता है, आप खुद एक सिंपल सी इसी में बताओ कि दुकान वाला किसको प्रायोरिटी देगा, वो उस बंदे को जो उसको 2.5-3 लाख का रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, या आपको। तो स्मार्ट मनी को जो है ना एक प्रिविलेज होती है, उनके पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, उनको ये ऑर्डर नजर आ रहे होते हैं, उनको पता होता है कि रिटेल ट्रेडर कहाँ पे जो है ना ऑर्डर लेगा, कहाँ पे जो है ना इसका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, ये सारी चीजें उसको पता होती हैं, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। ये ऑर्डर ब्लॉक वाला, या जो ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर्स जहाँ लगे होते हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको आई होप के इस आर्मी के ट्रूप्स वाली एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। ये मेरी खुद की जो ना बनाई हुई एग्जाम्पल थी। अगर इसमें कुछ मिसिंग हो तो मैं इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट उसमें रेक्टिफाई कर दूंगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं वॉल्यूम को समझने के लिए, ठीक है ना, हम इसमें एग्जाम्पल में लेते हैं कि लेट सपोज आप कार के अंदर बैठे हुए हो, ठीक है ना, आप कार के अंदर बैठे हुए हो, और कार के अंदर बैठे हुए हो, कार के शीशा जो है ना बिल्कुल समझे ब्लर है, आपको बाहर का नजर नहीं आ रहा। जस्ट आपको क्या नजर आ रहा है, आपको अपनी कार की स्क्रीन पे जो है ना स्पीड और डिस्टेंस का जो मीटर होता है ना वो नजर आ रहा है, और फ्यूल का नजर आ रहा है। ये दो तीन चीजें नजर आ रही हैं, इसके अलावा नजर नहीं आ रही, ठीक है। अब एक मुझे बात बताओ, आप कार के अंदर आप बैठे हुए हो, कार में आप बैठे हुए हो, आपने स्पीड काफी ज्यादा दी हुई है, एक्सेलरेटर आपका काफी ज्यादा अप है, ठीक है ना, एक्सेलरेटर आपका काफी ज्यादा जो है ना, आप बहुत ज्यादा स्पीड दे रहे हो, ठीक है ना, लेकिन डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, मतलब कार वहीं के वहीं खड़ी है, जहां पे थी वहीं के वहीं खड़ी है। तो अब आप मुझे बताओ आपके जहन में क्या सिचुएशन आ रही है। अगर आप स्पीड काफी ज्यादा दे रहे हो, फ्यूल भी लग रहा है, एक्सेलरेटर भी लग रहा है, लेकिन डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है कि कार किसी ऐसे सरफेस पे, कार इस तरह के सरफेस पे खड़ी हुई है, ठीक है ना, कार इस तरह के सरफेस पे खड़ी हुई है। हम काफी ज्यादा स्पीड दे रहे हैं कार के अंदर, काफी ज्यादा एफर्ट लग रही है, काफी ज्यादा डिस्टेंस जो है ना वो उसको कवर करने में मसला हो रहा है कार को, कार अपना डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रही, तो हम इस तरह की सरफेस में, ठीक है ना, तो मतलब ये कि रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। इसको हम प्राइस से करें, अगर आप देख रहे हो कि वॉल्यूम काफी ज्यादा हाई आ रहे हैं इस तरीके से, मैं अभी आपको वॉल्यूम भी समझाता हूँ, ठीक है ना, वॉल्यूम इस तरीके काफी हाई आ रहे हैं, लेकिन प्राइस वहीं पर है, प्राइस मूव नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस है वहां पे, बहुत ज्यादा आपको सेल ऑर्डर्स मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है ना मार्केट को प्रेशर है, मार्केट के अंदर वीकनेस आ रही है, ठीक है ना। तो ये चीज जो है ना यहाँ पे कहलाती है। अब अब मुझे एक सवाल का जवाब दें, अगर मैं ये स्पीड देना बंद कर दूं, अगर मैं ये रेस यहाँ पे बंद कर दूं, तो कार यहाँ पे खड़ी रहेगी या उल्टे पांव भागेगी, ये कार फौरन से जो है ना नीचे की तरफ आ जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें कि कार बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस पर है, एक फ्लैट सरफेस पर है, और जो है ना आप यहाँ पे आपने थोड़ी सी स्पीड दी, और उतनी ही जो है ना वो गाड़ी आगे बढ़ गई, तो मतलब ये कि कंडीशंस नॉर्मल है, स्पीड भी आपने नॉर्मल दी और डिस्टेंस भी जो है ना वो नॉर्मल कवर हुआ। लेकिन अगर हम थर्ड एग्जांपल में देखें कि कार इस तरह के सरफेस पर खड़ी हुई है, तो अब आप हल्की सी स्पीड दोगे, हल्की, और गाड़ी काफी ज्यादा जो है ना वो स्पीड में जाएगी, तो मतलब ये है कि गाड़ी बिना उसके जा रही है, तो ये जरूर जो है ना गाड़ी कहीं ना कहीं इंक्लाइन फेस पर है, कहीं ना कहीं जो है ना वो आ, किसी पहाड़ी से नीचे की तरफ उतर रही है, और ये एवर लास्टिंग नहीं रहेगा, ये थोड़ी देर में जो है ना वो रह जाएगी, ये वाली नॉर्मल कंडीशन है। तो आप गाड़ी की कंडीशंस को भी देखते हुए क्या कर सकते हो, ये जो स्पीड है ना आपकी, ये वॉल्यूम कहलाता है, ये स्पीड एंड फ्यूल आपका वॉल्यूम कहलाता है, और ये डिस्टेंस आपकी प्राइस की मूवमेंट कहलाती है। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि प्राइस वॉल्यूम के बिना ना कुछ भी नहीं है, और वॉल्यूम को आपने इतने दिनों से नहीं आइडेंटिफाई किया, आपने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज या मेथाडोलॉजीज के अंदर ऐड नहीं किया, तो ये काफी ज्यादा जो है ना मतलब आपको इसमें इश्यूज होंगे, ठीक है ना। अच्छा, वॉल्यूम की जो है ना मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है ना, सॉरी, वॉल्यूम की मैं आपको टाइप्स बताता हूँ,
ठीक है, जैसे कि हमने वॉल्यूम को तो डिस्कस कर लिया और मैंने आपको मैकेनिज्म भी समझा दिया कि एक्चुअल में मार्केट कैसे मूव करती है। अगर आप वो आर्मी एंड ट्रूप्स वाली एग्जांपल को देखो ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट इस तरीके से मूव कर रही होती है, इस तरीके से एरिया शिफ्ट हो रहे होते हैं, प्राइस का जो है ना नीचे वाला जो है ना एरिया ऊपर की तरफ आ जाता है, जैसे कि प्राइस ऊपर जा रही है मतलब बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, प्राइस नीचे आ रही है मतलब सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, और अगर प्राइस बिल्कुल फ्लैट जो है ना चल रही है तो इट मीन्स ये है कि सारी चीजें कंडीशन नॉर्मल है और बैलेंस एरिया के अंदर है, जिसको हम कहते हैं कि साइड वेज में है मार्केट। ठीक है ना। अब अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो आपको आइडिया हो गया है कि वॉल्यूम जो है ना यहाँ पर हमारा इस तरीके से होता है। ठीक है। अब आप लोगों में से हो सकता है कि किसी बंदे के जहन में ये सवाल आए कि सर फॉरेक्स के अंदर और स्टॉक्स के अंदर ये हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज करते हैं, लेकिन फॉरेक्स के अंदर तो वॉल्यूम रियल ही नहीं है। फॉरेक्स में वॉल्यूम रियल नहीं है, स्टॉक्स में तो वॉल्यूम रियल है। क्यों? क्योंकि ये एक सेंट्रलाइज मार्केट है, ये एक सेंट्रलाइज मार्केट है और ये एक डिसेंट्रलाइज मार्केट है। ठीक है ना, ये एक डिसेंट्रलाइज मार्केट है। तो ये फॉरेक्स में तो वॉल्यूम ही रियल नहीं है। तो इससे क्या आपको पता चला कि भाई देखो, हम इसके अंदर वॉल्यूम को नंबर्स में नहीं यूज करेंगे, हमें वॉल्यूम्स को नंबर्स भी नहीं चाहिए। जैसे कि अगर हम पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट की बात करें तो हम यहाँ पे वॉल्यूम्स को नंबर में लेके चलते हैं। लेट सपोज कि भाई आपने क्या किया, आपने जो है ना हमने देखा कि यार 1 घंटे के अंदर 5 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हो गया, 7 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हो गया, 1.5 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हुआ। हम ये नहीं ले रहे, हम रिलेटिव वॉल्यूम लेते हैं। हम इसके अंदर क्या लेते हैं, हम वीएसए के अंदर हम रिलेटिव वॉल्यूम लेते हैं। रिलेटिव मतलब क्या है कि हम करंट वॉल्यूम को प्रीवियस वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, करंट वॉल्यूम को प्रीवियस वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे, और कंपैरिजन भी 4 5 6 10 मैक्सिमम 20 25 वॉल्यूम बार्स का आपस में हो रहा होता है, इससे ज्यादा कंपैरिजन भी नहीं हो रहा होता। क्योंकि जब आपने देखा होगा आप प्राइस एक्शन पे काम करते हो ना, तो आप पिछले वो बहुत ज्यादा जूम आउट करके फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे होते हो, लेकिन वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम एनालिसिस के अंदर आपको इतना ज्यादा रिसेंट पुराना डेटा नहीं लेना होता, क्योंकि वॉल्यूम उसका इफेक्ट निकल चुका होता है। अगर कोई पिछले महीने बहुत ज्यादा बाइंग आई थी तो वो हो सकता है डिसअपेयर हो गई हो, चार्ट्स के ऊपर से जो है ना वो बाइंग निकल गई हो, सेलिंग वो प्रॉफिट रिलाइज हो गया हो। तो हम बहुत ज्यादा रिसेंट वॉल्यूम लेते हैं, और वॉल्यूम एनालिसिस से, वीएसए से जो परफेक्शन आएगी वो आपकी एंट्री में आएगी। आपने काफी ज्यादा इशू आपको इसी चीज में आए होंगे कि यार एंटर कब करना है मार्केट के अंदर, एंट्री कब लेनी है। अक्सर क्या होता था, आपने जल्दी ले ली, पहले ले ली, स्टॉप लॉस गलत जगह पे लगा दिया, स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई। तो ये सारी चीजें जो है ना काफी मैटर करती हैं। इससे आपकी एंट्री और एग्जिट प्लान हो जाएगा, एंट्री और एग्जिट के अंदर जो है ना इसमें आपको पता चलेगा। ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम की 2 टाइप है, सही है ना। अगर हम वॉल्यूम्स की टाइप की बात करें तो वो 2 टाइप्स का वॉल्यूम कहलाता है। एक है बुलिश वॉल्यूम, ठीक है। सेकंड है हमारा बैरिश वॉल्यूम। ठीक है, बुलिश एंड बैरिश वॉल्यूम के अंदर डिफरेंस क्या है, हम इसको देख लेते हैं। ठीक है ना, बुलिश एंड बैरिश वॉल्यूम के अंदर जो है ना डिफरेंस क्या है। अगर हम प्राइस अप है और वॉल्यूम भी अप है तो ये बुलिश वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है ना। अगर प्राइस अप है और वॉल्यूम अप है तो ये क्या कहलाता है, बुलिश वॉल्यूम। अगर प्राइस डाउन है, ठीक है ना, और वॉल्यूम भी डाउन है तो ये क्या कहलाता है आपका, बुलिश वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है ना, ये दोनों कंडीशंस में वॉल्यूम बुलिश कहलाएगा। मतलब ये है कि अगर प्राइस अप जा रही है, ठीक है ना, और वॉल्यूम भी अप जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो है ना बुलिश वॉल्यूम है। और अगर प्राइस नीचे आ रही है और वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है तो ये आपका बुलिश वॉल्यूम कहलाएगा। इसकी एग्जांपल कैसे, कि लेट सपोज अगर हम कंसीडर करें ये प्राइस का चार्ट है, ये प्राइस की लाइन है, ठीक है ना। तो नीचे आपको वॉल्यूम नजर आएगा। अच्छा, वॉल्यूम हमारे पास ना बार्स की फॉर्म में नजर आ रहा होता है। हम हर हर कैंडल का, हर जो है एक्टिविटी का टाइम बाय टाइम वॉल्यूम चेक कर रहे होते हैं कि 5 मिनट की एक्टिविटी का वॉल्यूम क्या था, 6 मिनट की एक्टिविटी का, 10 मिनट की एक्टिविटी का, 3 मिनट की एक्टिविटी का। तो ये फिर मोस्टली जो है ना आपको फिर ऐसे नजर आएगा, इस तरीके से। सही है। तो आप अगर आप इसका चेक करो तो आपको पता चलेगा कि ये वॉल्यूम अप साइड जा रहा है। ठीक है ना, ये वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम भी अप है और प्राइस भी आपकी अप है। ठीक है ना। इसी तरीके से प्राइस थोड़ा सा डाउन आती है तो आपका वॉल्यूम भी डाउन हो जाएगा। ठीक है ना, ये वॉल्यूम भी देखो आपका डाउन हो गया। अगेन प्राइस आपकी अप गई, अब वॉल्यूम भी आपका देखो अप जाने लग जाएगा।
ये क्या कंडीशन कहलाती है? ये कंडीशन कहलाती है आपकी बुलिश वॉल्यूम की। प्राइस अप, वॉल्यूम अप, प्राइस डाउन, वॉल्यूम डाउन, इट इज द टाइप ऑफ बुलिश वॉल्यूम। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बेरिश वॉल्यूम को देखें, इसी तरीके से अगर हम बेरिश वॉल्यूम को देखें, असल चीज है कॉन्सेप्ट समझना। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो ये काफी सारी चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी। ठीक है ना, ये आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। सही है। अच्छा, बुलिश वॉल्यूम और बेरिश वॉल्यूम हो गया। बुलिश वॉल्यूम के दोनों टाइप हो गए। बेरिश वॉल्यूम क्या है? अगर आपकी प्राइस डाउन है, ठीक है, वॉल्यूम अप। सही है। और सेकंड क्या है? प्राइस अप, वॉल्यूम डाउन। ये आपका बुलिश बेरिश वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि प्राइस नीचे आई, आपका जो है ना वॉल्यूम ऊपर जाएगा, ऐसे करके। ठीक है ना, ये आपका वॉल्यूम ऊपर जा रहा है। अगेन प्राइस ऊपर गई, वॉल्यूम आपका नीचे की तरफ नजर आएगा। ठीक है ना, वॉल्यूम आपका नीचे की तरफ नजर। प्राइस अगेन डाउन गई, आपका वॉल्यूम जो है ना आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, इस तरीके से। तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये बैरिश वॉल्यूम कहलाएगा। तो ये दो जो है ना वो टाइप थी, बुलिश वॉल्यूम एंड बैरिश वॉल्यूम की। ठीक है ना। आई होप कि ये जो है ना आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप इसको लिखना चाह रहे हैं तो आप इसको लिख लें। ठीक है ना, बुलिश वॉल्यूम, बैरिश वॉल्यूम। एंड इंशाल्लाह एंड के अंदर मैं कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा जो प्राइस एक्शन में आप ऐड करके ना काफी सारी चीजों में आपको इसमें हेल्प आउट हो जाएगी। ठीक है ना। प्राइस अप, वॉल्यूम अप, प्राइस डाउन, वॉल्यूम डाउन। ठीक है ना। प्राइस डाउन, वॉल्यूम अप, प्राइस अप, वॉल्यूम डाउन। ये आप चाहें तो इसको जो है ना अपने पास इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, या इसको आप बाद में भी जो है ना चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है ना हमारा सबसे पहले क्या था, हमारा बुलिश एंड बैरिश वॉल्यूम का हो गया। और मैंने आपको इसका मैकेनिज्म समझा दिया कि वॉल्यूम मार्केट को किस तरीके से मूव करता है। बहुत अच्छी एग्जांपल देके आपको, कार वाली एग्जांपल देके, या आपको ट्रूप्स, आर्मी ट्रूप्स वाली एग्जांपल देके। ये आर्मी ट्रूप्स वाली एग्जांपल मेरी खुद की बनाई हुई है, मैंने इसको अभी तक कहीं किसी बुक बुक में रीड नहीं किया, और हो सकता है किसी बुक में हो, तो मैंने रीड नहीं किया ना, मेरी नज़रों से कहीं गुजरी। तो ये जो है ना बुलिश और बैरिश वॉल्यूम की टाइप है। ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। मुदस्सिर, सहरान और जो है ना मौज़म, यहाँ तक आपको इब्राहिम चीज़ें समझ में आई? तो मुझे बताओ, फिर हम इसको ना थोड़ा सा कहानी को आगे की तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, क्लियर? किसी और स्टूडेंट का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है सर, व्हेन आई एम बाइंग स्टोन। सर आपका अब्दुल खालिक सवाल जो है ना हम एंड में देंगे। ये जो स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है, अगर इसमें चीजें, इस कॉन्सेप्ट में अभी तक चीजें समझ नहीं आई हो तो वो मुझे बताओ आप। ठीक है ना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सही है ना। अच्छा, पुराने जमाने में जो है ना वॉल्यूम्स की रीडिंग को ना टैप रीडिंग भी कहते थे हम। और जो इसके, समझो आप इसके कहो ना कि इस बंदे ने वॉल्यूम्स बनाया है ना, मतलब ये कि अगर अर्ली आप यूएस की उसमें जाते हो तो आपको ना ये कहा जाता है वहाँ पे, अगर आप किसी भी हैश फंड के अंदर ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई आप जाओ और इसको जो है ना रिचर्ड डी माइल विकॉफ का जो है ना कोर्स करके आओ, या इसको सीख के आओ, तो ही आप जो है ना एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना मतलब आपको आइडिया हो रहा होगा कि चीज़ें कितनी ज़्यादा जो है ना वॉल्यूम से रिलेटेड है। और हमने इसको बहुत ज़्यादा मिस किया हुआ था। हमने अपनी उस पर एड तो किया हुआ था, लेकिन हमें इसकी इंटरप्रिटेशन समझ नहीं आती थी कि इसको मार्केट के साथ कैसे इंटरप्रेट करें। ठीक है, रिचर्ड डी माइल विकॉफ जो है ना, इसका आप समझ लो कि असल जो है वो बंदा है जिसने इस वॉल्यूम को इंट्रोड्यूस कराया।
रिटेल ट्रेडर्स और मोस्टली ट्रेडर्स के साथ, ताकि हम स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट्स को और स्मार्ट मनी के जो है ना मूव्स को पिक कर सकें। ये बंदा था, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया अपना टॉम विलियम्स ने, और उसके बाद इसको थोड़ा सा और जो है ना एडवांस वर्जन की तरफ लेके गए सॉफ्टवेयर के थ्रू, गैविन हार्म्स थे। ठीक है, तो रिचर्ड डी माइल विकॉफ जो है ना इसको अपनी बुक्स के अंदर कहते थे, इसको अपनी बुक्स में कहते थे अपना स्मार्ट मनी को कंपोजिट ऑपरेटर्स। ठीक है ना, इसको कंपोजिट ऑपरेटर्स का ज्यादातर उन्होंने यूज किया। ये स्मार्ट मनी का जो है ना वर्ड अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे जहन में एक सवाल ये आता है कि सर हम स्मार्ट मनी के मूव को पिक करके किस तरीके से जो है ना वो मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से जो है ना वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना है, हमें स्मार्ट मनी के मेथड को या स्मार्ट मनी के जो है वो ट्रेड करने के स्टाइल को समझना होगा। ठीक है ना, अगर हम इसको समझना चाहते हैं ना तो हमें क्या समझना होगा, हमें स्मार्ट मनी के स्टाइल को समझना होगा कि स्मार्ट मनी किस तरीके से करती है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने अपनी एग्जांपल में आपको बताया कि स्मार्ट मनी क्या है। स्मार्ट मनी समझे मार्केट के टॉप पे बैठा हुआ है और इसके पास इतना पावर है कि ये इस पावर से ना शेयर प्राइस को $100 से जीरो पे भी ला सकता है और जीरो से 10,000 पे भी ले जा सकता है, 2,000 पे भी ले जा सकता है, 3,000 पे भी ले जा सकता है। मतलब मनी इज पावर, बहुत ज्यादा पैसा है इनके पास, बहुत पैसा है। ठीक है ना, तो मतलब ये है कि जो स्मार्ट मनी है ना उनका टारगेट क्या होता है। स्मार्ट मनी का टारगेट ये होता है कि वो जब भी बाय करते हैं ना, जैसे कि वो मार्केट मूवर्स होते हैं तो वो चीप बाइंग करते हैं। ठीक है ना, वो चीप बाइंग करते हैं। स्मार्ट मनी हमेशा क्या करती है, वो चीप, वो देखती है कि सस्ता माल कहाँ मिल रहा है, या अगर वो किसी चीज को बाय करना चाहती है तो वो प्राइस को जो है ना वो नीचे की तरफ लेके जाएगा। बाय करने के लिए वो उसको नीचे की तरफ लेके जाएगा। ठीक है ना, मतलब अगर हम बात करें, अगर स्मार्ट मनी को कुछ चीज बाय करनी है, अब लेट सपोज हम एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि हम किसी भी उसके अंदर चले जाते हैं, अगर मार्केट के अंदर चले जाते हैं, या हम फ्रूट मार्केट के अंदर भी चले जाते हैं। ठीक है ना, तो हम किसी चीज को बाय करना चाह रहे हैं या स्मार्ट मनी किसी चीज को बाय करना चाह रही है, तो वो प्राइस को नीचे की तरफ लेके आएगी ताकि वो वहां पे बाय करे। ठीक है ना, और स्मार्ट मनी बाइंग करती है लाइक का अक्यूमुलेशन, वो अक्यूमुलेट करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा बाय करते हैं ताकि वो जो है ना मार्केट, जो दूसरे बंदे ना उनकी नजरों में नहीं आए, वो छुप के बाइंग करते हैं, अक्यूमुलेशन कहलाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं स्मार्ट मनी के मूव को समझने के लिए। अब एक स्मार्ट मनी है और हम एक कंपनी है, एग्जाम्पल के तौर पे एक कंपनी है, बल्कि मैं आपको रियल एग्जाम्पल की इसकी जो है ना वो रियल एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है ना, रियल एग्जाम्पल इस तरीके से है कि ये उसमें काफी कॉन्सेप्ट्स में जो है ना काफी बुक्स के अंदर शायद आप पढ़ लो ये। ठीक है ना, तो एक कंपनी थी पेट्रोलियम की, सही है ना, एक कंपनी थी पेट्रोलियम की, और उस कंपनी के जो है ना अपना या चलो ये एग्जाम्पल ना काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, नहीं नहीं एनरॉन कंपनी नहीं है यार, ये आप नहीं समझ, एनरॉन का बिल्कुल अलग केस है। आप इसमें ना अभी तो समझ नहीं पाओगे, हम इसको सिंपल वेजिटेबल की उसमें जो है ना लेके चलते हैं। ठीक है ना, अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको ना वेजिटेबल से लाइक राइस परचेस करना है। ठीक है ना, और अभी अभी पर बैग जो रेट चल रहा है ना राइस का, पर बैग का जो रेट चल रहा है वो 100 रुपीज का चल रहा है। ठीक है ना, 100 रुपीज का चल रहा है। स्मार्ट मनी इसको बाय करना चाहती है 25 से 30 रुपए के अंदर। स्मार्ट मनी कौन है, एक बहुत बड़ा ट्रेडर है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जो मार्केट को हिला के रख सकता है। तो वो क्या करता है, वो अपना बाइंग करने के लिए, स्मार्ट मनी बाइंग करने के लिए शेयर प्राइस इसको राइस की प्राइस को 25 से 30 रुपए पे लेके आना चाहती है। वो अब कैसे लाएगी, सवाल ये पैदा होता है कैसे। ठीक है ना, इसका जवाब क्या है, सप्लाई को बढ़ा दो। आपने डिमांड एंड सप्लाई का रूल पढ़ा हुआ है, डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा। ठीक है ना, सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम। मतलब अगर मार्केट में सप्लाई काफी ज्यादा है तो उसकी प्राइस जो है ना वो क्रैश कर जाती है, प्राइस नीचे। इसकी एग्जांपल तो आपको हजारों मिल जाएंगी, मास्क की प्राइस मिल जाएगी, कोरोना के अंदर डिमांड इतनी बढ़ गई प्राइस ऊपर आ गई।
अब उसको कोई पूछने वाले नहीं है, क्योंकि मार्केट में फिर नए नए प्लांट्स लगे जो उनको बनाने लगे, बहुत ज़्यादा सप्लाई बढ़ गई, और जो है वो जो है ना अपना नीचे चला गया। हेस्कॉल को देख लो, मार्केट के अंदर कोई खरीदना नहीं चाहता, सब बेचना चाहते हैं। प्राइस अभी देखो कहाँ पे, 3-4 रुपए पे, 300 350 रुपए से कहाँ पर आ गया। तो अब स्मार्ट मनी के पास क्या है, इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज कर दे। अब सप्लाई इंक्रीज करने के भी दो मेथड है। एक ये कि खुद के पास बहुत ज्यादा बाइंग हो, और खुद के पास बहुत ज्यादा बाइंग हो, और बाइंग करने के बाद वो क्या करें, बाइंग करने के बाद जो है ना वो उसको मार्केट के अंदर हैवीली सेल करने लगे और प्राइस को नीचे की तरफ ले आए, और नीचे गिरने के बाद अगेन बाय बैक कर ले। क्योंकि असल इसमें क्या करना है, इसमें करना ये है कि ये जो राइस है, इसको बाय करने के लिए भी तो लिक्विडिटी चाहिए ना, असल चीज तो है लिक्विडिटी। इसको बाय करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए। अब लिक्विडिटी कहाँ से मिलेगी, जिन बंदों ने ऑलरेडी माल होल्ड किया हुआ है, जिन बंदों ने ऑलरेडी राइस को होल्ड किया हुआ है, उन बंदों से माल छुड़ाना है, उन बंदों से माल को जो है ना वो साइड करना है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, वो कैसे करेगा। सबसे पहला मैंने क्या बताया, इंक्रीज कर देगा सप्लाई को। अगर उसके पास खुद के पास होल्डिंग है तो वो होल्डिंग को जो है ना वो सेल करने लगेगा और मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी। लेकिन अभी इस केस में उसके पास जीरो होल्डिंग है, स्मार्ट मनी के पास तो होल्डिंग है ही नहीं, उसके पास तो होल्डिंग अभी है ही नहीं। तो वो क्या करेगा, वो फेक न्यूज स्प्रेड करेगा मार्केट के अंदर, फेक न्यूज स्प्रेड होंगी, ठीक है ना। फेयर मार्केट के अंदर लाया जाएगा, मार्केट को, लोगों को डराया जाएगा, इन्वेस्टर्स को डराया जाएगा, जो होल्डर्स हैं उनको डराया जाएगा। अब इस केस के अंदर वो किस तरीके से डराएंगे, वो डराएंगे कि भाई बराबर वाली कंट्री से राइस की एक्सपो इंपोर्ट हो रही है। अब जब राइस की इंपोर्ट बराबर वाली कंट्री से होगी तो क्या होगा, सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और सप्लाई बढ़ने से क्या होगा कि आपका जो है ना प्राइस नीचे की तरफ क्रैश कर जाएंगी, लोगों को माल बेचना पड़ेगा। अभी करंट प्राइस $100, $100 की चल रही है, 25-30 पे बाय करना चाह रहे हैं, वो प्राइस को फेक न्यूज के थ्रू करेंगे। फेक न्यूज चलाने के बहुत सारे मेथड्स हैं, ग्रुप्स में चलाते हैं। वो जो कहते हैं ना आवाज आई है, आवाज आई है, वो आवाज ये इस तरीके की आवाज होती है, क्योंकि हर जगह ये स्मार्ट मनी जो है ना वो चल रही होती है, एग्जिस्ट करती है, क्योंकि जिसके पास पैसा ज्यादा है वो स्मार्ट मनी की डेफिनेशन में आ गया। ठीक है। अब क्या हुआ, आपके पास उन्होंने फेक न्यूज चलाई, उन्होंने पेड जर्नलिज्म के थ्रू, जो हमारे जिसको हम कहते हैं ना लिफाफे सहाफी, ठीक है ना, वो लिफाफों के थ्रू जो है ना उन्होंने क्या किया, लोगों में फेयर लेकर आए, लोगों के अंदर जो है ना वो कुछ जो है ना रेगुलेटरी, जैसे इनके गवर्नमेंट्स के साथ भी लिंक्स होते हैं, तो कुछ रेगुलेटरी जो है ना वो लगा दिए कि भाई इस वाली कैटेगरी के अंदर जो है ना एक जेनेटिकली कोई इशू आया है, राइस की जो मतलब सीड था, इसमें जेनेटिकली कोई इशू आया, जिससे बच्चों को जो है ना ये चावल खाने से इस तरह की बीमारी जो है ना हो रही है, और इसकी वजह से क्या है मार्केट क्रैश कर जाएगी। मतलब किसी भी तरह वो फेक न्यूज जनरेट कर देंगे, ठीक है ना, मार्केट में। अब जब फेक न्यूज जनरेट होगी तो वो शेयर प्राइस जो है ना वो समझो 100 से वो डाउन नीचे की तरफ जाने लगेगी, और वो उनकी मतलूबा प्राइस के अंदर, उनकी जो डिमांडेड प्राइस थी ना वो उस रेंज में आ जाएगी, ठीक है ना, वो उस रेंज में आ जाएगी, 25 से 20 रुपए की रेंज में आ जाएगी, और वहां पे वो क्या करने लगेंगे, बाइंग करने लगेंगे, ठीक है ना, वहां पे वो बाइंग करने लगेंगे। अच्छा, अब जब वो बाइंग करेंगे ना तो वो फिर स्लोली स्लोली बाइंग करेंगे, और ताकि वो जितनी भी क्वांटिटी है, जितनी भी होल्डिंग्स है ना वो सारी की सारी अपने पास ले लें, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ स्मार्ट मनी के कुछ ग्रुप्स होते हैं जो अल्टरनेटिवली काम कर रहे होते हैं, मतलब उनको पता होता है कि जो है ना वो अपना, कि ये जो है ना फेक न्यूज हो सकती है। कुछ ऐसे पक्के बंदे होते हैं, ऐसे मतलब आप कह लो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग इन्वेस्टर्स होते हैं, जो फिर भी अपनी होल्डिंग्स को नहीं निकालते, क्योंकि उन्हें पता है कि इस चीज की वर्थ इतनी नहीं है। जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, जो वैल्यू जो है ना वो करते हैं, तो मतलब जिन्होंने चावल को रखा हुआ था अपने पास, उन्होंने, बहुत सारे बंदों ने तो यहाँ पे मार्केट में सप्लाई इंक्रीज कर दी, जिसकी वजह से प्राइस में इतना बड़ा डाउन सर्ज देखा गया, ठीक है ना, प्राइस नीचे की तरफ आ गई, और नीचे आने के बाद प्राइस जो है ना एक्यूमुलेट करने लगी। यहाँ पे स्मार्ट मनी ने क्या करा, अपनी बाइंग स्टार्ट कर दी। लेकिन स्मार्ट मनी को ना अभी यहाँ पर दो चीजें रिक्वायर्ड हैं, स्मार्ट मनी को यहाँ पे दो चीजें रिक्वायर्ड हैं। एक क्या, जब उसने चीप रेट्स पे बाई किया है ना, तो वो हाई रेट्स पे सेल करेगी ताकि अच्छा प्रॉफिट रियलाइज करे। वो हाई रेट्स पे सेल करेगी ताकि अच्छा प्रॉफिट रियलाइज करे, अच्छा प्रॉफिट लेके निकले, और उसके पास ये पावर है, अ, उसके पास ये पावर है कि वो हर तरह से जो है ना वो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकती है, चाहे वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो, यूएस स्टॉक एक्सचेंज हो, दुनिया की कोई भी मार्केट हो। ये वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का या वॉल्यूम एनालिसिस का कॉन्सेप्ट जो है ना हर जगह चलता है, ठीक है ना।
तो वो क्या करेगा, वो बंदा उसको प्राइस को ऊपर भी लेके जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर एक मसला है, एक मसला यह है कि उसने समझो 50% लोगों से तो होल्डिंग निकलवा दी, 50% से 50% ने अभी भी होल्ड किया हुआ है, 50% ने अभी भी मार्केट में होल्डिंग की हुई है, वो माल नहीं बेच रहे। असल स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट ये इनसे भी माल निकालना है, क्योंकि वो जितना बाय करना चाहते थे ना, उन्होंने अपना अपना समझो बकेट, अपनी बैग फुल नहीं भरे हैं अभी, वो फुल भरना चाह रहे हैं, वो उसको पूरा का पूरा भरना चाह रहे हैं। तो इस वजह से जो है ना, वो क्या कर रहा है, वो वेट करके बैठा हुआ है, और वो बोल रहा है मैं इससे भी माल छुड़ाऊंगा जो ये बंदा होल्ड करके बैठा हुआ है। ठीक है ना, वो स्मार्ट मनी का बंदा क्या बोल रहा है, मैं इससे भी माल छुड़वाऊंगा जिन्होंने अभी होल्ड किया हुआ है। तो वो क्या करेंगे, वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट देंगे, अक्सर प्राइस को नीचे की तरफ ब्रेकआउट देंगे। अगर हम ये चार्ट्स इसका विजिबल होगा तो वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट देके फिर ऊपर लेके आएंगे, ताकि जिन बंदों ने यहाँ पे माल अपना ऐड किया है, जिनके पास होल्डिंग है, वो और इस डर के मारे के 100 से 20 पे आई, ऐसा ना 20 से 5 रुपए पे चली जाए, वो यहाँ पे क्या करेंगे, अपना माल सेल कर देंगे। अच्छा, जब इस तरीके की सिचुएशन बनती है ना, प्राइस जब ऐसे रेंज में जाती है, तो रेंज ट्रेडर भी एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है ना, रेंज ट्रेडर भी एक्टिव हो जाते हैं, वो यहाँ पर बाय करते हैं, यहाँ पर सेल करते हैं। ठीक है ना, वो क्या करते हैं, इस पॉइंट पे उनकी बाइंग होती है, यहाँ सेलिंग होती है, यहाँ बाइंग होती है, यहाँ सेलिंग होती है, यहाँ बाइंग होती है, यहाँ सेलिंग होती है, यहाँ बाइंग होती है। तो स्मार्ट मनी को लिक्विडिटी चाहिए, स्मार्ट मनी को माल और ज्यादा चाहिए जो उनको बेच सके, तो वो क्या करेंगे, जिन बंदों के पास होल्डिंग है इनका भी माल निकालेंगे, और जो है ना, यहाँ पे जो रेंज ट्रेडर एक्टिव हो गया है, जो बंदा इस रेंज में बाय करने वाला शॉर्ट टर्म ट्रेडर एक्टिव हो गया, उसको भी मार्केट से एग्जिट करेंगे, ताकि जब वो मार्केट प्राइस को ऊपर लेके जाएं, जब वो मार्केट प्राइस को ऊपर लेके जाएं, तो यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं हो किसी के पास, सिर्फ उनके पास हो। क्योंकि अगर वो इन बंदों को छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे सप्लाई इंक्रीज कर देंगे, यहाँ पे अपनी सेलिंग स्टार्ट कर देंगे, और अगेन प्राइस जो है ना, वो नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो स्मार्ट मनी को ये वाला जो है ना, और इस लड़ाई के अंदर, इस ग्रुप्स की लड़ाई के अंदर ना, काफी बड़े बड़े ट्रेडर्स बैंकरप्ट भी हो जाते हैं, काफी बड़े बड़े ट्रेडर्स जो है ना, वो मार्केट से आउट भी हो जाते हैं। ठीक है ना। तो अब क्या करना है, स्मार्ट मनी ने यहाँ से क्या किया, छोटे मोटे ट्रेडर्स को भी आउट किया, और यहाँ पे क्या करा, मार्केट ने काफी सारे स्मार्ट मनी ने उनको भी आउट किया। अब यहाँ से प्राइस को जो है ना ब्रेकआउट कराया जाता है, और ब्रेकआउट कराने के बाद प्राइस को जो है ना, वो फिर ऊपर की तरफ लेकर आना स्टार्ट होते हैं, और वो बीच में बाइंग भी कर रहे होते हैं, सेलिंग भी कर रहे होते हैं, और जो है ना, वो बाइंग करते 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 प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर आते हैं, और फिर वो अपनी मतलूबा प्राइस के अंदर, जैसे कि हो सकता है वो 100 रुपीज के अंदर ही और 120 की रेंज में सेल करना चाहिए, यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, और अगेन जो है ना, वो प्राइस को फिर नीचे की तरफ लेकर आते हैं। तो ये जो है ना, वो स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है, जिसको हम विकॉफ लॉजिक भी कहते हैं। ठीक है ना, वो क्या होता है, सबसे पहले जो है ना, मार्केट मार्क डाउन फेजेस में जाती हैं, इसको हम कहते हैं मार्क डाउन, प्राइस को नीचे लाया जाता है, फिर उसकी अक्यूमुलेशन होती है। ठीक है ना, अक्यूमुलेशन होती है, यहाँ पे प्राइस अक्यूमुलेट करती है, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस ऊपर जाती है, जिसको हम कहते हैं मार्क अप फेज। ठीक है ना, और फिर यहाँ पर आने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। फिर अगेन जो है ना, वो प्राइस को नीचे की तरफ भी निकाल दिया जाता है। तो ये जो है ना, स्मार्ट मनी के ट्रेड करने का मेथड होता है। ये 1 मिनट के अंदर भी सेम होता है, 5 मिनट में भी सेम होता है, 10 मिनट में भी सेम होता है, 15 मिनट में भी सेम होता है, 1 वीक में भी सेम होता है, और ये मेथड जो है ना, बिल्कुल सेम होता है। ठीक है ना। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पर स्मार्ट मनी अक्यूमुलेट कर रही है, कहाँ पर जो है ना स्मार्ट मनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो कुछ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस जो है होती हैं, ऑलमोस्ट ये 16 साइन ऑफ स्ट्रेंथ और 16 साइन ऑफ वीकनेस है, मतलब 8 8 हैं दोनों। तो इनको आपको समझना होगा, और थोड़ा सा वॉल्यूम टू वॉल्यूम एनालिसिस को भी आप समझोगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर स्मार्ट मनी ने बाइंग की है। ठीक है ना, और कहाँ पे जो है ना, स्मार्ट मनी ने सेलिंग की है। तो ये जो है ना, अपना आइडिया हो जाता है, आपको आपको पता लग जाता है कि स्मार्ट मनी कहाँ पर बाइंग कर रही है, कहाँ पर सेलिंग कर रही है। और इंशाल्लाह जब आप ये एक्सपीरियंस लोगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि एक्चुअल में स्मार्ट मनी ने कहाँ पर बाइंग की है, और एक्चुअल में स्मार्ट मनी ने कहाँ पर सेलिंग की है। तो ये जो है ना, ये विकॉफ्स लॉजिक है, और ये विकॉफ्स का जो है ना बनाया हुआ पूरा डायग्राम है। या आप जस्ट गूगल पे भी लिखोगे ना, और आप लोगों ने, बहुत सारे बंदों ने ये पढ़ा हुआ भी होगा, लेकिन समझ नहीं आता, क्योंकि देखो स्मार्ट मनी के पास इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो प्राइस को हायर ले जाती है और प्राइस को नीचे ले जाती है। अगर आपके पास ये पावर हो, तो अंडरस्टूड सी बात है ना यार, आप भी क्या करोगे,
आप भी ये करोगे कि जो है ना अपना बाइंग मार्केट को बाय करने के लिए नीचे लाओगे, सेल करने के लिए ऊपर ले जाओगे। लेकिन ये करने के लिए पूरी ट्रिक्स होती हैं और जो है ना पूरा इनका एक गेम प्लान होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये चीज़ें फेल भी कर जाती हैं। उसका रीज़न क्या होता है? उसमें रीज़न ये होता है कि दो तीन जो है ना सिंडिकेट जो ग्रुप्स होते हैं स्मार्ट मनी के, वो आपस में टकरा जाते हैं, आपस में लड़ने लग जाते हैं। जैसे कि अगर कोई इसको एक्यूमुलेट कर रहा है तो कोई दूसरा बड़ा ग्रुप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाता है, तो फिर क्या होता है, प्राइस ऊपर की बजाय नीचे ब्रेकआउट करके अगेन नीचे चले जाती है। फिर अगेन नीचे एक्यूमुलेशन होती है जिसको हम री एक्यूमुलेशन कहते हैं। मतलब अगर थोड़ा सा आप नॉर्मली अगर आप बेसिक लेवल पे देखो ना, तो बेसिक लेवल पे क्या होता है? बेसिक लेवल पे आपकी एक्यूमुलेशन होती है, ठीक है ना। उसके बाद आपका मार्कअप आता है, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फिर आपका जो है ना वो मार्क डाउन फेज आता है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ले जाते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका एक्यूमुलेशन या री एक्यूमुलेशन भी होती है, ठीक है ना। मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन, या एंड अगेन देन मार्क डाउन। तो ये फेजेस होते हैं जो स्मार्ट मनी मोस्टली मार्केट्स के अंदर जो है ना वो कर रही होती है, ठीक है ना। ये क्या था यहाँ पर जो है ना, ये इसका स्मार्ट मनी के ट्रेड करने का मेथड था। आपको कैसे आइडिया होगा? ये आपको एक्सपीरियंस की बेसिस पे होगा, और आपको ये आइडिया होगा किसकी बेसिस पे? ये आपको आइडिया होगा अपना, जब आप वॉल्यूम्स की एनालिसिस को सीखेंगे, साइन ऑफ स्ट्रेंथ्स को सीखेंगे, साइन ऑफ वीकनेस को सीखेंगे। और नॉर्मली मैं आपको अभी ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि जो है ना ब्रेकआउट्स जो होते हैं वो किस तरीके से फेक आउट होते हैं, और किस तरीके से जो है ना हम आइडेंटिफाई करें नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट से ही, कि हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि जो रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है। अभी आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। मेरा गला बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, मैं थोड़ा सा पानी वानी पी लें। सिर्फ पानी पिलाना यार। कोई सवाल हो तो अभी आप कर सकते हैं। और आपको कैसा समझ में आया, ये समझ में आया भी या नहीं आया, मुझे ये बताएं। अब्दुल खालिक, आप सवाल आपका मैं देख लेता हूँ ऊपर की तरफ। सो व्हेन आई एम बाइंग अ स्टॉक व्हेन द प्राइस इज डाउन। यार ये तो डिपेंड करता है ना, आप किधर बाय कर रहे हो किधर बाय नहीं कर रहे हो, बेरिश मार्केट है या नहीं है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि आप डाउ थ्योरी का भी यूज कर सकते हो प्राइस एक्शन में, हायर हाइज एंड लोअर हाइज। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसका कोई क्लियर आंसर, एक कोई सिस्टमेटिक आंसर अवेलेबल नहीं है कि जिसको मैं बता दूं कि आप बाय कर रहे हो तो आप बेरिश मार्केट में कर रहे हो, या सेल कर रहे हो तो बेरिश मार्केट में कर रहे हो। थैंक यू मोहम्मद। कोई सवाल हो आप कर सकते हो यार। अच्छा, एक बच्चे का था शाह मरान का, मतलब आर डिस्कसिंग। भाई हम दुनिया की हर मार्केट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। यस, आप कर सकते हैं अब्दुल खालिक। ऑडियो क्वेश्चंस आप अपने आप को अनम्यूट करके कर सकते हो। ये लो सर। नहीं नहीं सर, नहीं, इनफ नहीं है यार। अभी हम जितना, 2 घंटे की क्लास है, 1.5 से 2 घंटे की, जितना हो सकेगा हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। क्लास भी नहीं है कि हम सारी चीजें पढ़ें। आपको ऑलमोस्ट देखो, आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना यार। असल चीज तो कॉन्सेप्ट है ना, आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना। दरअसल ये हमारा जो है ना, हम हमारा एक तो कोर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे ना, वो आप जाके चेक कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत अच्छा है। उसके बाद पेड मेंटोरशिप प्रोग्राम भी जो है ना हमारे थे। तो ये जो क्लास थी ना, ये आई थिंक 8 या 9 क्लास है करंट बैच की, जो जुलाई जून में स्टार्ट हुआ था। तो उसके अंदर हमने वॉल्यूम एनालिसिस को स्टार्ट किया था। तो वॉल्यूम एनालिसिस की फर्स्ट क्लास मैंने जस्ट फॉर, आप कह सकते हैं मार्केटिंग पर्पसेस या जो भी आप कह लें, उसके लिए मैंने शेयर कर दी थी डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। तो इस वजह से जो है ना जस्ट मैंने शेयर कर दी, क्योंकि ऑडियंस ज़्यादा अच्छी, काफ़ी बड़ी ऑडियंस आ गई।
और तो मुझे भी मजा आया समझाने में, तो जितना मुझसे हो सका मैंने इसमें एक्सप्लेन किया। आपको बेसिक क्लियर इंशाल्लाह हो जाएगा कि आपको आप वॉल्यूम समझ जाओगे, अभी तक आप समझ गए हो काफी सारी चीजें ना। ठीक है। ठीक है यार, दोनों मार्केट में अच्छा वर्क करता है, क्योंकि हम इसके अंदर जो है ना ज्यादातर बेस्ट वर्क जो है ना अपना स्टॉक्स में करता है, बेस्ट वर्क स्टॉक में करता है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो यूएस के हो। बेस्ट वर्किंग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर है, और फॉरेक्स से ज्यादा। और मैं भी पर्सनली इसको यूएस स्टॉक्स में ही ट्रेड करता हूँ। बाकी गोल्ड में भी परफेक्टली वर्क करता है, और बिटकॉइन वगैरह में भी परफेक्टली वर्क करता है। इनशाला सर, आप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा हमारा, उसके अंदर हम ट्रेड आइडियाज भी शेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि कोई बाय सेल कॉल तो मैं देता नहीं हूँ, हम आपस में मिलके ही ट्रेड कर रहे होते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ मिलके। जी शाहजेब, मैं इनशाला चार्ट पे भी जो है ना शहबाज, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको इनशाला। और न्यूज़ जो है ना, न्यूज़ ये न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं है वैसे। न्यूज़ जो है ना अपना ब्रोकर की वेबसाइट से भी पता चल जाती हैं, और आपको ब्रोकर भी बता देता है, बाकी आपको डिफरेंट ग्रुप्स में भी पता चल जाती है। आप जो है ना, आप यूट्यूब का हमारा पहले चेक करें जमान, आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना क्लियर होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इनशाला कोशिश करेंगे रिकॉर्डिंग शेयर कर दें। इनशाला वो भी हम करते रहते हैं यार, मैं ग्रुप में करता रहता हूँ लिंक शेयर, थैंक यू। ये देखो किसी बच्चे ने कर भी दिया। ये व्हाट्सएप ग्रुप शेयर करें यहाँ पे ना। ठीक है, नेक्स्ट अभी आगे कंटिन्यू करना है इसको, कहाँ जा रहे हो? नेक्स्ट लेक्चर हो जाएगा ना कुछ तो करेंगे ना उसका। सही है भाई। मुदस्सिर, मौसम, सहरान, सोहेल साहब, इब्राहिम, आप लोगों को समझ में आया? मुझे ये बताओ। सर मैं बिगिनर हूँ और इसी का स्टूडेंट हूँ, और डिपेंड यार, आप काम करोगे तो आप हो जाओगे ना डिपेंड पर। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि अभी एकदम से चीज़ें नहीं छोड़ना, सारी चीज़ें जो है ना आप छोड़ छाड़ के इधर आ जाते हो, तो इतना फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। सही है। अच्छा, अभी जो है ना मैं आप लोगों को जो है ना कुछ चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, और अपना नॉर्मली जो है ना हम एक चीज में आते हैं, ठीक है ना। देखो अब हम क्या करते हैं, हम ट्रेडिंग जब हम करते हैं ना, तो हम ट्रेडिंग करते हैं ना, तो ट्रेडिंग के अंदर ना दो चीजें होती हैं, रिवर्सल या कंटिन्यूएशन। कहीं भी चले जाओ, ये दो चीजें हैं बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर कोई गुरु आपको आके कुछ नए नए फंडे समझा रहा है ना, तो मतलब ये है कि यार बहुत सारे गुरु हमने भी मार्केट में देखे, मार्केट से एग्जिट ले गए। और पर्सनली मैं खुद भी जो है ना यार अपने आप को अभी तक लर्नर ही समझता हूँ, और मैं आपको बता नहीं सकता मेरी लर्निंग का ये वॉल्यूम समझने के लिए ना, मैं 4-5 रात हो गए, मैं फजर की नमाज तक जो है ना मतलब सिर्फ वॉल्यूम को पढ़ रहा हूँ, वॉल्यूम को पढ़ रहा हूँ, मतलब इतना ज्यादा मैं इस पे जो है ना लगा हुआ था। ठीक है, रिवर्सल होता है और कंटिन्यूएशन होता है, सही है। अपना दूसरा क्या है, कंटिन्यूएशन के अंदर तब कब होता है, जब ब्रेकआउट हो। ठीक है, कंटिन्यूएशन कब होता है, जब ब्रेकआउट हो। अब ब्रेकआउट या तो रियल ब्रेकआउट होगा, या फेक ब्रेकआउट होगा। सही है ना। रियल ब्रेकआउट होगा, या तो फिर फेक ब्रेकआउट होगा, ठीक है ना। तो ये काफी ज्यादा जो है ना वो मैटर करता है चीजों में, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी कहानी ट्रेडिंग की ना यहाँ भरी है। बहुत सिंपल है ट्रेडिंग, बहुत सिंपल है, सारी चीजें यहाँ पर है। अब ये किसी भी मेथड से सीख लो, किसी भी जो है ना बड़े से बड़े ट्रेडर के पास चले जाओ, वो या तो आपको यही चीजें समझा रहा होगा, भाई सपोर्ट ब्रेक हो गई, सपोर्ट नहीं ब्रेक हुई, सपोर्ट से रिवर्सल आ गया, रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट हो गई, ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट मिल गया, ट्रेंड लाइन से जो है ना वो मिल गया, फिबोनाची से ब्रेकआउट हो गया, रिवर्सल का पता चल गया। बस ये दो यही चीज चल रही है, या तो जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा प्रीवियस ट्रेंड के साथ, या तो जो है ना वो अपना ट्रेंड चेंज कर लेगा, बुलिश ट्रेंड बैरिश ट्रेंड में चला जाएगा, और बैरिश ट्रेंड बुलिश ट्रेंड में आ जाएगा। सही है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं अब आपको वॉल्यूम की इंटरप्रिटेशन समझा रहा हूँ, ताकि आप इसको जो है ना वो समझ सको, और अपनी ट्रेडिंग के अंदर जो है ना वो यूज कर सको, जितना हो सके मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट सपोज अभी हम बात करते हैं एक जोन की, ठीक है ना, ये एक जोन है, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ही प्राइस इस जोन में आती है ना, प्राइस ने एक इधर गई, नीचे यहाँ पे गई, और दोबारा से ऊपर की तरफ आई, ठीक है ना, दोबारा से ऊपर की तरफ आई। अब इस रेंज के अंदर ना रेंज ट्रेडर एक्टिव हो जाता है।
रेंज ट्रेडर एक्टिव हो जाता है, ठीक है ना, रेंज ट्रेडर एक्टिव हो जाता है। अब वो रेंज ट्रेडर क्या करता है, यहाँ पर सेल करता है, प्राइस यहाँ पर आती है, यहाँ पर बाय करता है, ठीक है ना, यहाँ पर वो सेल करता है, ठीक है ना, यहाँ पर बाइंग होती है, यहाँ पर सेलिंग होती है, यहाँ पर बाइंग होती है। तो जितना बड़ा जो है ना वो है अपना मतलब जितना ज्यादा देर तक एक रेंज में मार्केट मूव करती है ना, उतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और उतने ज्यादा जो है ना वो सेल ऑर्डर्स आ जाते हैं। अब एक्चुअल में हो रहा है क्या है, एक्चुअल में हो ये रहा है, एक्चुअल के अंदर हो क्या रहा है, एक्चुअल में ये हो रहा है कि भाई यहाँ पर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ना बाय एंड सेल ऑर्डर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर काफी सारे सेल ऑर्डर्स हैं, यहाँ पर बाय ऑर्डर्स हैं, यहाँ पर सेल ऑर्डर्स हैं, यहाँ पर बाय ऑर्डर्स हैं, यहाँ पर सेल ऑर्डर्स हैं, यहाँ पर बाय ऑर्डर्स हैं। अब एक बात बताओ, हम इसको अपनी प्रीवियस एग्जांपल में ले जाते हैं, ये रेड आर्मी के ट्रूप्स हैं यहाँ पर, ये ग्रीन आर्मी के ट्रूप्स हैं, ये रेड आर्मी के ट्रूप्स हैं, ये ग्रीन आर्मी के ट्रूप्स हैं। अब एक बात मुझे बताओ आप, अगर मार्केट ब्रेकआउट देगी, चाहे वो अपसाइड ब्रेकआउट दे, एग्जाम्पल के तौर पे हम अपनी इसकी अपसाइड ब्रेकआउट लेकर आते हैं, हम इसको अपसाइड ब्रेकआउट पे लेकर आते हैं, ठीक है ना, अगर हम इसकी अपसाइड ब्रेकआउट देगी, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अभी कितने ट्रूप्स अवेलेबल हैं, हम इसको 5-5 कर देते हैं। मतलब ये है कि अगर हमें ये एरिया शिफ्ट करना है तो हमें 15 प्लस का वॉल्यूम नहीं चाहिए, 15 प्लस के आर्मी ट्रूप्स नहीं चाहिए अगर हम इस एरिया को ब्रेक करना चाहते हैं। ऑब्वियसली हमें जो ना ये चाहिए, अगर एग्जाम्पल के तौर पे 15 मिलियन का सेल ऑर्डर यहाँ पड़ा हुआ है, 15 मिलियन का सेल ऑर्डर यहाँ है, 15 मिलियन का सेल ऑर्डर यहाँ है, अब मुझे कितनी क्वांटिटी चाहिए कि मैं इस रेंज को ब्रेक कर सकूं, मैं इस रेंज को कितना ब्रेक करने के लिए मुझे कम से कम 15 मिलियन प्लस का जो है ना वो वॉल्यूम चाहिए, मुझे 15 मिलियन प्लस का वॉल्यूम चाहिए। तो जब भी किसी भी एरिया पर किसी भी मेथड पे जब आप ब्रेकआउट को चेक करोगे ना हाई वॉल्यूम से, जब आप ब्रेकआउट को टेस्ट करोगे हाई वॉल्यूम से, ब्रेकआउट होता हुआ देखोगे हाई वॉल्यूम कैंडल के साथ, तो वो बिल्कुल रियल वॉल्यूम होगा, वो बिल्कुल रियल वॉल्यूम होगा। ठीक है, अच्छा अब वॉल्यूम जो है ना यहाँ पर कभी कभी तो इतना हाई आता है कि पिछली वाले सारे वॉल्यूम से जो है ना आप इतना जो है ना वो हाई वॉल्यूम आता है, इतना बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे आपको नजर आता है, ठीक है ना, इतना ज्यादा बड़ा वॉल्यूम आपको यहाँ नजर आएगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि देखे, लेट सपोज जैसे ही प्राइस जो है ना वो इस पॉइंट पे पहुंची, हम इसको जो है ना थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लेते हैं, हम इस जोन को थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे प्राइस यहाँ पर पहुंची, यहाँ पर जो सेल ऑर्डर्स थे वो ट्रिगर हो गए, ठीक है ना, सेल ऑर्डर्स ट्रिगर हो गए, सेल ऑर्डर्स ट्रिगर होने के लिए मुझे कितना बड़ा बाय ऑर्डर चाहिए था कि मैं इनके सेल ऑर्डर्स को उड़ा सकूं। अब मैं ऊपर की तरफ अगर आता हूं प्राइस को इनके सेल ऑर्डर्स उड़ा ट्रिगर करने के बाद, तो ऑब्वियसली जो है ना इनका जो स्टॉप लॉस होंगे वो यहाँ पर होंगे, ठीक है ना। तो मैं स्मार्ट मनी, मैं खुद स्मार्ट मनी हूं, मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा और इनके बाय ऑर्डर्स को, इनके स्टॉप लॉस को उड़ा दूंगा, मैं स्टॉप लॉस हंटिंग कर दूंगा, ठीक है ना, स्टॉप लॉस हंटिंग करूंगा, यहाँ से प्राइस अगेन नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है ना, यहाँ पर प्राइस अगेन नीचे की तरफ जाएगी। अब प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ मैं लेकर आऊंगा, मैं क्यों लेकर आऊंगा, यहाँ से प्राइस नीचे क्यों आ रही है, क्योंकि देखो एक तो इनके सारे के सारे सेल ऑर्डर्स उड़ गए, यहाँ पे सबके सबके सेल ऑर्डर्स चले गए, ठीक है ना, और यहाँ पे काफी सारे जिन लोगों ने इधर बाइंग की हुई थी ना उनके भी टीपी यहाँ पे लगे हुए थे। टीपी क्या होता है, टीपी इट सेल्फ अ सेल ऑर्डर होता है, टारगेट प्रॉफिट इट सेल्फ अ सेल ऑर्डर होता है अगर आपने बाई किया हुआ है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे उनके टीपी उड़ गए। अब जैसे कि प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट देती है ना, यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट ट्रेडर भी एक्टिव हो जाता है, यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर ट्रेडर एक्टिव होता है। तो वो क्या करते हैं, प्राइस जो है ना वो नीचे आती है, इनके ऑर्डर हिट होते हैं और इनके स्टॉप लॉस होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, इनके स्टॉप लॉस होते हैं यहाँ पर। अब जब इनके स्टॉप लॉस यहाँ पर होते हैं ना, यहाँ पे क्या होता है, अगेन बाय ऑर्डर्स जो है ना वो हिट होते हैं, और बाय ऑर्डर्स हिट होने के बाद जो है ना वो क्या करता है, यहाँ के इनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं और फिर प्राइस अगेन जो है ना यहाँ से
वो मूव करा के ऊपर की तरफ ले जाता है स्मार्ट मनी। वो ऐसा क्यों करता है, मैं आपको ये भी बताता हूँ। स्टॉप लॉस हंटिंग की यहाँ पे इसने सेलर्स को भी उड़ा दिया और इसने बायर्स को भी उड़ा दिया। लास्ट एग्जांपल गोल्ड के अंदर आप देखोगे 50 के ऊपर उसने ऐसा किया, 1950 ऊपर से सेलर्स को उड़ाया, ठीक है ना। यहाँ से फिर जिन्होंने 53 पे बाय किया उनके 48 पे स्टॉप लॉस उड़ाया, वहां से प्राइस अगेन नीचे की तरफ आ गई। अब वो ऐसा क्यों करता है, यस मैं आपको बताऊंगा वॉल्यूम कलर मैटर करता है या नहीं करता। वैसे तो आप इसको आइडिया कैंडल के साथ जो ना आइडेंटिफाई कर लेते हो, लेकिन इतना ज्यादा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना नोमान। अच्छा अब देखो, बायर ऐसा, ये स्मार्ट मनी ऐसा क्यों करती है, स्टॉप लॉस हंटिंग क्यों करती है, वाई स्टॉप लॉस हंटिंग, ठीक है ना, वाई स्टॉप लॉस हंटिंग। सही है। अब मेरी एक बात सुनो, अच्छा मुझे एक सवाल का मेरा जवाब दो आप लोग काफी सारे यहाँ पे सीनियर बंदे हैं, क्योंकि जिन ग्रुप्स के अंदर मैंने ये लिंक शेयर किए ना काफी सारे वहाँ पे सीनियर्स हैं। तो आप लोग मुझे एक सवाल का जवाब दो। देखो, चाहे प्राइस 200 पे हो, चाहे प्राइस 2 रुपए पे हो, या 20 पे हो, या 10 पे हो, हर जगह जितनी बाय है सेल भी उतनी होती है। हमेशा बाय सेल बराबर होती है, ठीक है, तभी तो ट्रेड एग्जीक्यूट होती है और प्राइस जो है ना मूव कर रही होती है। तो जब हर जगह पे बाय सेल बराबर है, हर जगह पे बाय सेल बराबर हो रही है, तो फिर प्राइस मूव क्यों करती है भाई? अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो वहां पे भी तो बाय सेल बराबर होती जा रही है ना, बाय सेल बराबर होती जा रही है। तो प्राइस लेकिन ऊपर क्यों जा रही है? या अगर प्राइस नीचे आ रही है तो वहां पे भी तो जितने बाय ऑर्डर है उतने सेल ऑर्डर हैं, जितने सेल ऑर्डर हैं उतने बाय ऑर्डर हैं, जितने बाय हैं सेल, दोनों बराबर है, मतलब बायर सेलर दोनों इक्विलिब्रियम में, दोनों बराबर हैं। लेकिन फिर भी जो है ना ये प्राइस मूव क्यों कर रही है? प्राइस 50 रुपए पे आई, 30 रुपए पे चली गई, लेकिन हर जगह बाइंग सेलिंग तो बराबर हो रही है। अब आप मुझे बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? एक सवाल का आप जवाब दो, ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हर जगह बाइंग सेलिंग बराबर है तो प्राइस क्यों मूव कर रही है? प्राइस को तो रुक जाना चाहिए एक जगह पे। बताओ भाई। अच्छा भाई, अभी तक बारिश की वजह से मैच स्टार्ट नहीं हुआ है। हाँ भाई, सवाल का जवाब दो। देखो, हाई रेट पे बायर अवेलेबल है तो वहां पे सेलर भी तो अवेलेबल है ना यार, वहां पे तो सेलर भी है। भाई अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप कह रहे हो ना 100 पे बाइंग हो रही है, अब यहाँ पे 500 का बाय ऑर्डर है, तो यहाँ पे 500 का ही सेल ऑर्डर आएगा तो ही तो 100 प्राइस आएगी। अब 110 पे चली जाती है, यहाँ पे 100 जो है ना 5,000 का बाय ऑर्डर पड़ा हुआ है तो 5,000 का सेल ऑर्डर आ जाएगा। नहीं, सप्लाई एंड डिमांड भी इसका नहीं है। सर ये अगर तो लेट से मार्केट ऑर्डर्स के ऊपर अगर सेलर 500 का खड़ा हुआ है और एक बायर जो है ना 2000 ले लेता है, तो वो तीन चार पिछले ऑर्डर्स को निकाल देगा मार्केट ऑर्डर पे। दोबारा दोबारा एक्सप्लेन करना मुदस्सिर। अ, हाँ, मैंने ये पहले शायद सर एक क्लास में एक्सप्लेन की भी है, ये बात आपने सही बताया इस वजह से। सर आप दोबारा एक्सप्लेन करना, आपने क्या जवाब दिया? सर मैं ये कह रहा था कि लेट से अगर एक सेलर है 500 क्वांटिटी के साथ और ठीक है। बायर मार्केट ऑर्डर जो है ना 2000 का या 5000 का लगाता है, तो हम्म। वो सेलर 5000 को तो फिल करेगा, मतलब 2000 को तो फिल करेगा, आगे उसके 500 और ऊपर जितने भी सेलर्स होंगे उनको भी ले जाएगा। आपने थोड़ा सा जो ना इसको कॉन्सेप्ट आपने सही बताया, और आई थिंक क्योंकि आप तो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो, आपको मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ था। अच्छा मैं आपको इसका बताता हूँ। जो एग्रेसिव बिहेवियर किसका ज्यादा है, ठीक है ना, ये मैटर करता है। जल्दी किसको है, ठीक है ना, नहीं डिफरेंट टारगेट थिंकिंग वगैरह नहीं, ये एक बंदे ने MYS के नाम से था, एग्रेसिव जो है ना बिहेवियर यहाँ पे लिखा था। इनका सही जवाब था। देखो इसमें जल्दी किसको है, ठीक है ना, डिपेंड क्या करता है जल्दी किसको। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने रिसर्च फर्म के अंदर काम किया है पाकिस्तान की ना, और मैंने कैप लगाया है स्टॉक को। मैंने एक स्टॉक ऐसा था जिसको मैंने कैप लगाया है। अब आप खुद सोचोगे, मैं कोई इतना बड़ा ट्रेडर नहीं हूं ना, तो मैं कोई स्मार्ट मनी प्लेयर हूं, ना ही तो मैं कोई सिंडिकेट ट्रेडर हूं। जस्ट एक छोटा सा बंदा हूं, मेरी कोई एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, बस ये है कि एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, वो भी US की मार्केट को ट्रेड करने की वजह से मैंने स्टॉक को कैप लगाया है पाकिस्तान के अंदर। कभी डिस्कस करूंगा मैं वो पूरी कहानी आप लोगों के साथ कि वो क्या सीन था, और उसमें हालांकि हमें मार पड़ी थी, मुझे पर्सनली मार पड़ी थी उसके अंदर, लॉस हुआ था काफी ठीक ठाक, बहुत बड़ा लॉस हुआ था उसके अंदर ना, लेकिन मैंने कैप लगाया।
मैंने कैसे कैप लगाया, कैसे किया, मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे, मैं हूं बायर, मेरे पास कोई टिप है, कोई न्यूज है, या कुछ भी है मेरे पास ना, और मेरा बिहेवियर काफी ज्यादा एग्रेसिव है, और मैं कह रहा हूं कि बस मुझे माल चाहिए, किस रेट पे भी मिले मुझे माल चाहिए। तो ये वाली बात तो हमारी बिल्कुल सही है कि बाय सेल तो हमेशा हर जगह बराबर हो रही है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या किया, 100 पे प्राइस, ये है प्राइस, ठीक है ना। 100 के ऊपर था 5,000 का सेलर, मैंने इससे भी माल खरीद लिया, ठीक है ना। 105 पे था 3,000 का सेलर, मैंने इससे भी माल खरीद लिया, और प्राइस को मैं शिफ्ट करता जा रहा हूँ। एक्चुअल प्राइस कितनी थी उसमें मैंने प्लस कर दिए, कितने, 105 रुपए प्लस कर दिए प्राइस को। अगेन 110 रुपए पे कितने का था, 2,500 का सेलर खड़ा हुआ है, मैंने इससे भी माल ले लिया। 115 पे कितना बड़ा सेलर खड़ा हुआ है, 115 पे सेलर खड़ा हुआ है, तेरह जो है ना वो 3,000 का, मैंने इससे भी माल ले लिया। 120 रुपए पे जो है ना 5,000 का अगेन सेलर है, मैंने इससे भी माल ले लिया, और मैं माल खरीदता 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 प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ। इसको क्या कहते हैं, लिक्विडिटी। मुझे लिक्विडिटी मिलती जा रही है, और मैं जो है ना वो मार्केट को ऊपर लेते जाया जाता हूँ, ठीक है, लेके जाता जा रहा हूँ, जाता जा रहा हूँ, जाता जा रहा हूँ, मेरे पास टिप है। अब हम थोड़ा सा जो ना, ये चीज आपको, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब मैं आपको एक नई इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ, एक मतलब नॉर्मल बात सुनाता हूँ एक ठीक है ना। मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, माई सेल्फ मुजम्मिल, और मैं एक बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, और मेरे पास टिप है कि ये जो एक शेयर है, एक्स कंपनी जो भी है, ये जो है ना अभी करंटली 100 रुपए पे चल रहा है, ये 200 पे जाएगा, ठीक है ना, ये 200 पे जाएगा। और मैं चुपचाप से ट्रेड कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बाय करते 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 प्राइस को मैं 200 पे ले गया, ठीक है ना। प्राइस को मैं कहाँ पर ले गया, मैं 200 पे ले गया, ठीक है, 200 पे प्राइस आ गई। अब ये नॉर्मल स्टॉक है, ये एक नॉर्मल स्टॉक है जिसमें नॉर्मल ट्रेडिंग होती है, और इसी तरीके से 500 को ट्रेड करता 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 मैं ले गया, और ऊपर ले गया। मेरी हो सकता है मेरी एवरेज प्राइस जो है ना वो 150 हो जाए, यहाँ पर एवरेज मेरी बाइंग प्राइस 150 या 130 या 140 हो रही हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे मुझे यहाँ पर माल सेल करना है, मुझे यहाँ पे सेलिंग करनी है, ठीक है ना। मेरे पास जो टोटल इसकी बकेट मेरी अकाउंट में होल्डिंग इसकी आ गई है 10 मिलियन की, मतलब 10 मिलियन शेयर पड़े हुए हैं। अब आप एक बात अज्यूम करो, या एक बात सोचो, अगर मैं 10 मिलियन शेयर 200 पे सेल करना स्टार्ट करूं, तो मैं मार्केट को कहाँ खड़ा कर दूंगा। अगर मैं जिस तरीके से मैंने स्लो 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 बाय करते करते स्लोली, यहाँ पे तो मेरा बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर था, अब मैं और ज्यादा एग्रेसिव हो गया हूँ, अब मैं सेल साइड पे आ गया हूँ, मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया हूँ, मुझे माल बेचना है। यहाँ पर इतना बड़ा क्राउड में कहाँ से लाऊंगा, मुझे यहाँ पे 10 मिलियन का सेलर बायर चाहिए ना। अगर मैं यहाँ पे 10 मिलियन का माल सेल करना चाह रहा हूँ, 10 मिलियन शेयर्स मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं वहां सेल, मुझे यहाँ पे बायर चाहिए या नहीं चाहिए, कोई ना कोई तो खरीदने वाला चाहिए, बायर तो मुझे लाजमी चाहिए यार यहाँ पे, ठीक है ना। अब अगर मैं नॉर्मली, मेरे पास बायर नहीं है, और मैं एक बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, और मैं मार्केट को मूव कर सकता हूँ, मेरे पास अभी बहुत बड़ी होल्डिंग है, मैं यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट करता हूँ। नॉर्मली मैं सेलिंग स्टार्ट करता हूँ, और मैं ब्रोकर पे मार्केट ऑर्डर लगा देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मार्केट ऑर्डर पे सेल कर दो। मार्केट ऑर्डर पे क्या होता है कि 100 रुपए पे अगर आपके सेल बाय ऑर्डर लगा हुआ है ना, जैसे कि 200 पे बाय ऑर्डर है ना, तो 200 पे जितना भी बायर होगा उसको माल दे देंगे, फिर नीचे की तरफ आ जाएंगे, 199 पे बायर होगा उसको दे देंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे 10 मिलियन मुझे यहाँ पे माल निकालना है, 10 मिलियन का शेयर निकालना है, तो सोचो मेरी प्राइस मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट होते 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 होते, ये भी पॉसिबल है कि मैं प्राइस को कहाँ पे ले आऊं, मैं प्राइस को 100 रुपए पे ले आऊं। मतलब मैं एक ही दिन में सेलिंग स्टार्ट करूं, ठीक है ना। मैं अगर एक ही दिन में सेलिंग स्टार्ट करूं तो मैं तो 100 रुपए पे ले जाऊंगा प्राइस को, मतलब मैं इतना ज्यादा माल गिरा दूंगा। मुझे यहाँ पे ट्रैप करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे मजबूरी है, मुझे स्टॉप लॉस हंटिंग करनी पड़ेगी। तो मैं स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे करूंगा, यहाँ पे मैं ब्रेकआउट दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं ब्रेकआउट दिखाऊंगा। तो ब्रेकआउट दिखाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे नए बायर्स मार्केट में ऐड कर दूंगा मैं यहाँ पे नए बायर्स को ऐड करूंगा मार्केट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैं सेल वाली सिचुएशंस भी दिखाऊंगा, ताकि जब यहाँ पे सेल ऑर्डर्स लगे, यहाँ पे मार्केट में लोग सेल करें, तो छोटा ट्रेडर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएगा अपना। स्टॉप लॉस इट सेल्फ अ बाय ऑर्डर होगा, मुझे बाय ऑर्डर मिल गया। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको थोड़ा सा मैं मैग्नीफाई करता हूँ, ये 200 रुपए का रेट है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे शॉर्ट सेलर मार्केट में घुस गया, जैसे ही 200 को टेस्ट किया, यहाँ पे शॉर्ट सेलर मार्केट में घुस गया,
ठीक है ना। यहाँ पे शॉर्ट सेलर मार्केट में घुसा, शॉर्ट सेलर ने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ मैं कैसे ब्रेकआउट दिखाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जैसे ही शॉर्ट सेलर मार्केट में घुसा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे शॉर्ट सेलर मार्केट में जैसे ही घुसेगा ना, तो वो यहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्डर्स ऑन कर देगा। सेल ऑर्डर्स लग गए। अब सेल ऑर्डर्स लगा के ना वो क्या करेगा, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा देगा। जब स्टॉप लॉस क्या होगा, इसको क्लोज करने के लिए बाय ऑर्डर्स लगेंगे। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 30 मिलियन की सेलिंग हो गई, 30 मिलियन की सेलिंग हो गई। और यहाँ पे जो है ना अपना क्या है, यहाँ पे जो है ना वो 30 मिलियन का बाय, सॉरी, 3 मिलियन की यहाँ पे सेलिंग हो गई, 3 मिलियन का यहाँ पे मुझे बाय ऑर्डर मिल गया। और मेरा ब्रोकर मुझे बता रहा है, मुझे दिखा रहा है कि देखो यहाँ पे ये पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं 210 रुपए पे। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास अनलिमिटेड पैसा है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जितना भी सेल ऑर्डर होगा वो सारा उड़ा दूंगा, वो बाय कर लूंगा माल। तो मेरे पास वैसे ही 10 मिलियन की होल्डिंग थी मेरी, और इंक्रीज हो जाएगी जब मैं इनका भी माल उड़ाऊंगा। जब मैं इनका माल उड़ाऊंगा ना, तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इन सब के स्टॉप लॉस ऑर्डर खा जाऊंगा। मैं इनके स्टॉप लॉस ऑर्डर खा जाऊंगा ना, तो मैं अपनी सारी की सारी जो है ना वो पेंडिंग सेल्स निकाल दूंगा, मतलब सारा का सारा माल में निकाल दूंगा। फिर अगेन मैं क्या करूंगा, अगेन प्राइस को मैं नीचे की तरफ लेके आऊंगा। यहाँ पे क्या होगा, अगेन बाय ऑर्डर्स लगना स्टार्ट हो जाएंगे, वो यहाँ पे ट्रेडर एक्टिव हो जाएगा, यहाँ पर वो ट्रेडर एक्टिव हो जाएगा जो क्या के अपने आप को जो है ना ब्रेक आउट ट्रेडर कहलाता है। जो यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर वो एक्टिव होगा। ब्रेकआउट यहाँ पे ट्रेडर होगा एक्टिव, लेट सपोज उसने यहाँ पे 5 मिलियन के शेयर बाय ऑर्डर लगे हुए हैं, मैं उनके सारे के सारे बाय ऑर्डर्स अपने इस 10 मिलियन के सेल ऑर्डर से सेट ऑफ करके प्राइस को जो है ना वो नीचे की तरफ ले आऊंगा। जैसे ही मैं नीचे की तरफ लेके आऊंगा, प्राइस हो सकता है 180 पे आ जाए, 180 पे आए तो 190 पे इन सब के जो है ना जो बाय ऑर्डर्स का स्टॉप लॉस था वो सेल ऑर्डर था, इन सब के सेल ऑर्डर्स में अगेन बाय करके खा जाऊंगा। ठीक है ना, अगेन बाय करके मैं इनके सेल ऑर्डर्स उड़ाऊंगा, फिर अगेन जो है ना वो प्राइस को मैं यहाँ से ऊपर करूंगा, क्योंकि मेरी बाइंग से जो है ना वो क्या होगा, मेरी बाइंग से जो है ना वो अपना मार्केट के अंदर डिमांड इंक्रीज होगी, सप्लाई जो है ना आउट हो जाएगी, और इंक्रीज होने के बाद क्या होगा, हमारा प्राइस जो है ना वो अगेन मैं ऊपर की तरफ ले जाऊंगा, और फिर यहाँ पे आके मैं हर अप बार्स के ऊपर जो है ना वो प्राइस को निकालूंगा, क्योंकि और भी प्लेयर्स मार्केट के अंदर होंगे, और भी जो लोग होंगे। तो इस तरीके से जो है ना स्मार्ट मनी या एक बड़ा ट्रेडर गेम खेलता है, और आप लोग इस तरीके से जो है ना आप लोग के साथ जो है ना मार्केट के अंदर गेम होता है। तो ये जो है ना वो कॉन्सेप्ट था किसका, स्टॉप लॉस हंटिंग का। ये कॉन्सेप्ट किसका था, स्टॉप लॉस हंटिंग का। तो ये काफी मैटर करता है, ठीक है ना। तो ये काफी मैटर करता है। मैं अभी ना आपको अपनी रियल ट्रेड बताता हूँ, और मैं आपको बताऊं कि रियल ट्रेड जो है ना वो कितनी अच्छी मेरे लिए पर्सनली रही थी। ठीक है ना। थक गए यार बोल बोल के। यस, मार्केट मेकर का कॉन्सेप्ट ले लो, मार्केट मूवर्स का कॉन्सेप्ट ले लो, स्मार्ट मनी का ले लो। बिल्कुल करते हैं यार, जो है ना आपस में लड़ जाते हैं, बैंक्स लड़ जाती हैं कभी बड़े ट्रेडर के साथ, कभी जो है ना वो कभी कभी क्या होता है, सारे रिटेल ट्रेडर भी मिलके जो है ना अपना वो बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, और उसके अंदर भी जो है ना वो मार्केट को जो है ना वो बहुत ज्यादा वो कर देते हैं। एक मिनट यार। ठीक है, 1 मिनट। सही है, मैं जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, यूएस के अंदर ना मोस्टली ऑप्शंस ट्रेड होते हैं, और ऑप्शंस की ट्रेडिंग जो है ना आप समझ लें कि अपना मतलब टॉप पे है, ऑप्शन ट्रेडिंग जो है ना वो टॉप पर है। ठीक है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, वो टॉप पर है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ना एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे इसमें मेरा सॉफ्टवेयर भी लगा हुआ है एक, जो वो कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर आ गए।
वैसे ये ट्रेडिंग व्यू ही यूज करो। अच्छा, इस वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के अंदर जो है ना बार चार्ट्स यूज होते हैं, ठीक है ना, बार चार्टिंग यूज होती है। उसका रीजन क्या है, बार चार्ट क्यों यूज ठीक है। होते हैं? क्योंकि ना ओपन का काम नहीं होता इसमें। आपकी आपकी प्राइस कैसे बनती है? आपकी प्राइस बनती है ओपन, कहाँ गया, ठीक है ना, आपकी प्राइस कैसे बनती है? ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ये चार चीजें चाहिए होती हैं आपकी कैंडलस्टिक जो है ना उसको बनाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन हम वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के लिए ना हम क्लोज टू क्लोज देख रहे होते हैं, मतलब इस कैंडल का क्लोज पिछली कैंडल के क्लोज में देखते हैं, इस कैंडल का क्लोज पिछले कैंडल के क्लोज में देखते हैं। तो हमें जो है ना इसका आइडिया होता है, ठीक है ना। तो हमें इसका आइडिया होता है। अब देखो, अब ये आपको एक ये वाली जो है ना नॉर्मल कंडीशन लग रही है। अब मैं इसको कैंडलस्टिक चार्ट में कर देता हूँ तो देखो आपको कितनी ज्यादा इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। मतलब आप बॉडी देख के भी बंदा डर जाएगा, यार ये तो इतनी बड़ी बड़ी बॉडी बन रही है, यहाँ पे तो बाइंग का कोई सोच भी नहीं सकता। तो फिर ये जो है ना इस वजह से बार चार्ट्स को यूज होता है मोस्टली, जो है ना ट्रेडर इसमें बार चार्ट यूज करते हैं, क्योंकि जो है ना बार चार्ट के अंदर ओपन को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। और आप देखो इसमें कितना जो है ना वो नॉर्मली, क्योंकि इसमें हमारा क्लोज को देखना होता है। और अगर आप कैंडल चार्ट को देखते हो ना तो पूरी बॉडी जो है ना आपको काफी ज्यादा जो है ना वो कर देती है, काफी ज्यादा बॉडी जो है ना आपको क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देगी आपको। ठीक है, अच्छा अरे मैं डॉक्टर, आपके साथ ना एक वो भी वो कहीं पर चीज, कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। अच्छा। हाँ सिर्फ ब्राइडल की होती यार ये आप ब्राइडल के अपना नहीं थे ओ, माइक काइंडली ऑफ कर दें यार। हाँ तो कैजुअल क्या करना है, कैजुअल तो कम पड़े ब्राइडल यार ये की माइक किसका ऑन है यार? शादी के लिए ऐसे जाके डिजाइन लगाओ और सब ये रखिए वो मैं ऐसे तो डिजाइन दिखा यार ये काइंडली माइक ऑफ कर दें यार, बच्चे हैं क्या? अच्छा, ये मैंने नोट्स खुद के लिए, खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाए हुए, ठीक है ना। यार ये क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो एनोटेशन करके यार। ठीक है भाई। अच्छा देखो, ये वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का जो है ना मैं आपको अब एक्सप्लेन कर देता हूँ कुछ चीज़ें, ठीक है ना। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के हिसाब से ये पीडीएफ फाइल मैंने खुद ने बनाई थी, ओरिजिनली डेवलप्ड बाय रिचर्ड डीमाइल विकॉफ, ठीक है ना, ये इस बंदे ने बनाया है। अच्छा, वॉल्यूम की बेसिस जो है ना वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की हेल्प से जो है ना हम मार्केट के स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि असल जो ये टूल यूज हो ही जो है ना सर हर हर टाइम फ्रेम पे चलती है। यूएस के, सॉरी क्या बोल रहा था मैं यार, हाँ, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंथ को अंडरस्टैंड करने के लिए ये टूल यूज किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना आपको मार्केट की साइन ऑफ स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ पता चलती है, और जो है ना वीकनेस मार्केट की पता चलती है इस मेथड से, ठीक है ना। तो इससे पता चलता है। अच्छा, सप्लाई एंड डिमांड को भी आप इस मेथड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारा गेम ही सप्लाई एंड डिमांड का है, किस जगह पे डिमांड जो है ना ओवरकम कर रही है सप्लाई को, और कहाँ पे सप्लाई जो है ना वो ओवरकम कर रही है डिमांड को, कहाँ पर दोनों बैलेंस है और कहाँ पे दोनों इम्बैलेंस एरिया में, ठीक है ना। अच्छा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताऊं, ये वो रूल है, ये वो चीज है, आप इसको कह लेंगे, इसकी जो है ना सारी चीज इस पे है। जनरल रूल है, वीएसआई का स्ट्रेंथ जो है ना हमेशा डाउन बार्स पे आती है, और वीकनेस जो है ना हमेशा अप बार पे आती है, ठीक है ना। वीकनेस का मतलब है यहाँ पे सेलिंग, और स्ट्रेंथ का मतलब है बाइंग। तो मैंने आपको एक बात क्या बोली थी कि जब भी आपका स्मार्ट मनी बाइंग करती है ना तो वो प्राइस को नीचे लेके जाती है, मतलब प्राइस को गिराती है, तो गिरते हुए वो बाय करते हैं, ठीक है ना, गिरते हुए वो बाय करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, गिरते हुए बाय करने की वजह से हमें एक चीज का पता चलता है, वो ये कि यहाँ पे जो है ना मतलब क्या है कि
स्मार्ट मनी बाइंग कर रही है और स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर आ रही है। वो क्या साइन है, क्या इंडिकेशंस है, वो हम इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे जो ना रिवर्सल्स एंड कंटिन्यूएशन का पता चल जाता है। अब जैसे कि अगर मार्केट ने एक फेक लो वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है, किसी भी रेंज से मार्केट ने एक लो वॉल्यूम रिटेस्ट दिया, ब्रेकआउट दिया है, तो वो क्या है कि फेक जो है ना उसमें आता है, फेक आउट के अंदर आता है, फिर अगेन प्राइस रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, प्राइस एक्शन का कंफर्म हो जाता है। जैसे अगर प्राइस ऊपर जा रही है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, और प्राइस नीचे आ रही है, वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि प्राइस जो है ना वो बुलिश ट्रेंड के अंदर है या बैरिश ट्रेंड के अंदर। अवॉइड फॉल्स ब्रेकआउट, जैसे मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम से फॉल्स ब्रेकआउट हम जो है ना कर सकते हैं। सबसे ज्यादा बेस्ट पॉइंट ये है कि आप एंट्री और एग्जिट इससे आइडेंटिफाई कर लोगे। और एंट्री और एग्जिट से क्या होगा कि यार मैं बताऊं ना, मैंने परफेक्ट एंट्रीज जो इसमें देखी है ना वो भी ऐसे में इसकी हेल्प से देखी है। और इससे क्या होता है कि मतलब जहां से मैंने इवन सेल किया है ना, मार्केट नीचे आई है, जहां से बाय किया है मार्केट ऊपर गई है। ठीक है ना। और ये जो है ना हर जगह पे एप्लीकेबल है, स्टॉक्स में, फॉरेक्स में, फ्यूचर्स, क्रिप्टो करेंसीज, और हर जगह जो है ना ये चलती है। ठीक है ना। अच्छा, ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दी थी जो है ना इसकी यहाँ पर कार वाली से भी और इससे भी। ठीक है ना। ये एक जो ना एबीसी स्टॉक की एग्जांपल मैंने यहाँ एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है। अच्छा, वीएसए की चार्ट रीडिंग्स के कुछ रूल्स होते हैं जो है ना, कुछ टाइप्स हैं वॉल्यूम्स की, वो इंशाल्लाह हम जो है ना वो नेक्स्ट किसी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी टाइम भी तकरीबन हो चुका है। और ये सारी चीज़ें जो है ना, क्योंकि वॉल्यूम्स की भी कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे अल्ट्रा हाई, वेरी हाई, हाई अबव एवरेज, एवरेज बिलो, एवरेज लो, और जो है ना इसको हम करेंगे प्रीवियस देन दी लोअर देन प्रीवियस 2 बार्स। ठीक है ना। ठीक है। और उसके बाद जो है ना हम अगर इसकी बार फीचर्स देखें ना, तो बार इसके अंदर हम मोस्टली बार्स को रीड कर रहे होते हैं, क्योंकि बार्स के अंदर हमें ओपन का काम नहीं होता, हम इसमें जस्ट क्लोजिंग देख रहे होते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो है ये वाला। ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, नेक्स्ट बार क्लोज। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को बताऊंगा मैं। और जो है ना फिर ये कुछ साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस जो है ना ये यहाँ पर है, इसको हम जो है ना एक एक करके देखेंगे, और एक एक का सिनेरियो बना के रियल एग्जांपल्स जो है ना मैंने इसकी काफी ज्यादा जो है ना इसमें मैंने यहाँ पे यूज भी किए, और ये सारी रियल मेरी ही फाइंड करदा ही एग्जांपल्स है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है ना इसको डिटेल में देखेंगे। इस क्लास में जस्ट हमने कॉन्सेप्ट ही लिए हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये आप देख रहे हो, यहाँ पर जो है ना मैंने ऑप्शंस के अंदर ट्रेड ली थी। और यहाँ पर जो है ना ऑप्शंस के अंदर क्या होता है कि आपके 10-15 डॉलर का ऑप्शन जो है ना, अगर आप बिल्कुल सही मूव करते हो ना, तो वो 30-40 क्या, वो 100-200 का भी हो सकता है। तो इस पॉइंट के ऊपर आप देखोगे ना, इस पॉइंट के ऊपर, तो ये देखो एक हाई वॉल्यूम एक्टिविटी बार है, और जो क्लोज हुई है काफी ज्यादा मिड पे। तो इतना ज्यादा मतलब जो अपसर्ज इन एक्टिविटी देखा गया है, तो ये बाइंग शो कर रहा है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये एक्चुअल में बाइंग है या नहीं है। ठीक है ना, ये कंफर्म नहीं हुआ है एक्चुअल में ये बाइंग है या नहीं है, क्योंकि अगर ये एक्चुअल में स्मार्ट मनी की सेलिंग होती ना, ये एक्चुअल सेलिंग होती, तो प्राइस को जो है ना ये फर्दर नीचे की तरफ ले आते, ना कि प्राइस जो है ना ये अगेन ऊपर जाती। फिर नेक्स्ट बार जो है ना इसके ऊपर क्लोज हुई, यहाँ पर जो है ना मैंने बाइंग की थी, और इस पॉइंट पे जो है ना ऑलमोस्ट मैंने अपना ऑप्शन को क्लोज किया था। और मैं आपको बताऊं, मैंने $570 का जो है ना ऑप्शन बाय किया था यहाँ पर। और अ, तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद ना वो 1200-1300 डॉलर की वैल्यू का हो गया था इन माई क्लाइंट अकाउंट। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये एक रेंज बनी यहाँ पे मोस्टली जो है ना आप अगर देखोगे, तो यहाँ पर एक अपना नॉर्मल जो डबल प्राइस एक्शन ट्रेडर है ना, वो यहाँ पर एंट्री लेगा यहाँ पर ना इस पॉइंट पे, क्योंकि देखो प्राइस ने एक बॉटम बनाया। अगर हम इसको देखें तो प्राइस ने यहाँ पर एक बॉटम बनाया इस पॉइंट पे। ठीक है ना। प्राइस ने बॉटम बनाया, और बॉटम बनाने के बाद कहाँ गया, ये रहा। प्राइस ने एक बॉटम ये रहा, दूसरा बॉटम यहाँ पे बन रहा था। तो अक्सर रेंज ट्रेडर यहाँ पे जो है ना वो प्राइस एक्शन ट्रेडर बाय कर लेता है कि डबल बॉटम बना है, प्राइस अगेन ऊपर जाएगी। लेकिन आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करो, ये एग्जाम्पल जो है ना रियल मैंने ट्रेड भी की थी। इस वाली कैंडल पे ब्रेकआउट दिया है इस वाली रेंज को, तो ऑब्वियसली जो है ना यहाँ पे बाय ऑर्डर्स आए होंगे काफी सारे। तो उन बाय ऑर्डर्स को ओवरकम करने के लिए सेल ऑर्डर बड़ा चाहिए होगा। तो ये देखो, ये जो है ना अपना एक्टिविटी क्या शो कर रहा है कि ये पिछली जितनी भी कैंडल्स थी, ये देखो उन सब से बड़ा वॉल्यूम आया है। तो मतलब इतनी बड़ी प्राइस नीचे आई, वॉल्यूम बिल्कुल लो था।
ठीक है ना। लेकिन इस कैंडल पे जो वॉल्यूम आया, मतलब बहुत ज्यादा फोर्स यहाँ पे लगी है। एक यहाँ पे विकोफ्स का प्रिंसिपल आता है, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। रिजल्ट भी यहाँ पे ज्यादा, एफर्ट भी ज्यादा लगी और रिजल्ट भी आया, प्राइस ने तोड़ा। उसके बाद देखो प्राइस इस रेंज के नीचे ब्रेकआउट करने लगी। अब यहाँ पे जो ना ये वाली जो कैंडल थी ना, ये एंट्री सिग्नल कहलाती है, इसको कहते हैं नो डिमांड। ठीक है ना, नोट डिमांड। और ये कहलाता है हमारा, आप इसको कह सकते हैं अप टू सम एक्सटेंड जो है ना अप थ्रस्ट। तो इसके बाद देखो प्राइस अगेन नीचे की तरफ गई। यहाँ पे अगेन जो है ना मैंने बाय किया था। इतनी बड़ी एक्टिविटी जो है ना आप देखो इस बार पे नजर आई आपको, ये देखो इतनी बड़ी एक्टिविटी नजर आई। अगर ये एक्चुअल में स्मार्ट मनी की सेलिंग होती ना, तो ये वाली कैंडल को ये इधर ले आते हैं, ये सेल करके इधर ले आते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने बाय किया है स्मार्ट मनी ने, क्योंकि ये नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है। और ऊपर क्लोज होने के बाद अगेन जो है ना फिर ये ऊपर की तरफ गई। और फिर जो है ना ये मेरी लास्ट फ्राइडे की ट्रेड थी जो मैंने रियल अकाउंट में ली थी। अच्छा, इसके बाद ये गोल्ड के अंदर भी काफ़ी अच्छे से वर्क करती है, और US 500 के अंदर भी ये काफ़ी अच्छा वर्क करती है। पाकिस्तान स्टॉक से रिलेटेड जो है ना मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इसमें। दरअसल टाइम का काफ़ी ज़्यादा इशू है, इस वजह से पाकिस्तान में यार हम इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है। लेकिन ये गोल्ड के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसने वर्क किया था। ये देखे ना, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। अच्छा, इसमें आपको ना एक चीज़ का वॉल्यूम एक्सक्लूड कर देना है। ये जो वॉल्यूम आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला वॉल्यूम जो है ना आपका कहलाता है न्यूज़ वॉल्यूम। ये न्यूज़ की वजह से जो है ना वॉल्यूम था। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर ना ऑलमोस्ट प्राइस थी इस वाली पे 945 की रेंज पे प्राइस थी गोल्ड की। मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया, उसने मुझे प्रॉफिट दिखाया हुआ था, तकरीबन उसने 500 600 $100 200 का प्रॉफिट किया था। और उसने इमीडिएटली जो है ना यहाँ पर बाइंग की थी 45 पे, और ऊपर जो है ना इसने 50 51 पे सेल की थी। तो मैंने उसको एक बात की, मैंने कहा यार बात सुनो। पहली बात तो ये, मैंने उसको डायरेक्टली कमेंट ये किया, मैंने कहा यार ये जो है ना आपकी बाइंग रियल अकाउंट में नहीं है। मतलब सबसे पहली बात, ये बाइंग आपकी ना रियल अकाउंट में नहीं है। और उसने इस बात से एग्री किया, उसने बोला यार ये मेरा फंड अकाउंट वाला अकाउंट है। ठीक है ना। तो मैंने दूसरी बात उससे कही कि जो है ना यार मैंने उससे दूसरी बात ये कही कि ये अगर आपका रियल अकाउंट होता ना, तो आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होती, यहाँ पे बाय ऑर्डर आपका लगता ही नहीं। उसका रीजन क्या था, लिक्विडिटी। जब भी न्यूज आती है ना, तो लिक्विडिटी जो है ना मूव हो जाती है, लिक्विडिटी मार्केट से चली जाती है। लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉरेक्स के अंदर लिक्विडिटी कैसे वर्क करती है, ये इंशाल्लाह मैं फॉरेक्स की क्लासेस के अंदर बच्चों के साथ शेयर करूंगा। और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये भी ना, लिक्विडिटी का। तो मैंने कहा यार तुमने, वो कहता है मैंने न्यूज ट्रेड की। मैंने कहा यार एक बात सुनो, 5:30 बजे न्यूज आई है, तुमने 5:30 18 सेकंड पे ट्रेड लगा दी। ठीक है ना। 18 सेकंड पे तुमने ट्रेड लगा दी, मतलब 18 सेकंड के अंदर तुमने फॉरेक्स फैक्ट्री से न्यूज पढ़ भी ली, उसको इंटरप्रेट भी कर लिया कि ये गोल्ड को बुलिश करेगी। ठीक है ना। और तुमने बाय ऑर्डर भी लगा दिया, और उसका स्क्रीनशॉट भी लेके मेरे साथ शेयर भी कर दिया ग्रुप के अंदर। तो मैंने कहा देखो, पहले तो ऑर्डर लगता नहीं लिक्विडिटी की वजह से। फॉरेक्स ब्रोकर क्या, लिक्विडिटी प्रोवाइडर लिक्विडिटी को उड़ा देते हैं बीच से ना। और दूसरी बात क्या है कि, दूसरी बात ये थी कि इतनी जल्दी तो न्यूज आपको मिलेगी नहीं ना यार। फॉरेक्स फैक्ट्री जो फॉरेक्स की न्यूज का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पे भी न्यूज आने में तकरीबन जो है ना वो 40 50 सेकंड लगती है अपडेट होने में। फॉरेक्स लाइव पे भी 15 20 सेकंड का टाइम लगता है। आप न्यूज तब रीड कर पाते हो। तो मतलब आपको न्यूज मिली नहीं और आपने ट्रेड कर लिया, तो उस चीज पे उसने एग्री भी किया। मैंने, मतलब मेरा काम था उनकी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना। फिर जिसको अच्छा लगे बुरा लगे वो जो है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ये कि वॉल्यूम को मैंने आपको काफी सारा जो है ना एक्सप्लेन किया। इनशाला जो है ना नेक्स्ट अगर लेक्चर्स के अंदर भी आप लोगों को इनवाइट करेंगे। अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं, एंड देन फिर जो है ना हम यहाँ से इजाज़त लेंगे, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है यार। नो रिजल्ट। भाई मुझे लग रहा है ड्रॉ हो गया मैच। ठीक है भाई, आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया है और आप लोगों को अच्छा भी लगा है लास्ट पार्ट। ठीक है ना। और बाकी ये है कि आप जो है ना वो हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब पे जो है ना कोर्स अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर है लिटरली। अगर आप किसी भी बंदे से जाते हो जो है ना तो आपको आइडिया होगा कि वो जो है ना 500 600 डॉलर की कॉस्ट का जो कोर्स है ना वो हमने फ्री में डाला हुआ है। तो वो लाजमी चेक कीजिएगा। जी आप बोल सकते हैं, मैं अब आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल। सो थैंक यू सो मच। कोई भी क्यूरी हो आप पूछ सकते हैं, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।